हर सेक्टर में आप जाओगे ना, सोशल इंटरेस्ट वाले लोग बहुत रहते हैं, लेकिन बराबर। उनको वो क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं मिलती है काम करने की। तो हमारे कॉलेज लाइफ में हमने वो स्पेस क्रिएट की थी सब लोगों के लिए। ऐसा अकेला सुपरस्टार है जो किसी एडवर्टाइज में काम नहीं करता। मुंबई पहुंचने के बाद सब नए लोग आईआईटीएंस बहुत सिलेक्ट हुए थे। आईआईटी अच्छा। लोग, आईआईटी हाँ। जमशेदपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, ऐसे लोग वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। सब इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी भी कभी बोलने का मौका नहीं मिला था। तो ऐसे क्राउड में जाने का मौका मिला, मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलूंगा। उसका पूरा क्रेडिट जागृति यात्रा को जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजाइन योर लाइफ में। आज बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है राज देशमुख सर। सोशल वर्क में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब एक पूरी लिस्ट है। अगर मैं वो लिस्ट अभी बताऊंगा तो पहले 5 मिनट उसी में चले जाएंगे, इतना अच्छा काम किया है सर। डिजाइन योर लाइफ में स्वागत है आपका। थैंक यू सर, ये जो आपने स्टार्ट किया है, मैं थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड से जानना चाहूंगा कि आप बेसिकली पुणे से ही है या नहीं, मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से एक पारने करके एक वहाँ पे मेरा छोटा सा गाँव है, रांजनगांव। ओके। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी वैसे फैमिली बैकग्राउंड फार्मर्स की है, तो बचपन से खेती वगैरह, खेतों में खेल कूदना। जो 10th तक पढ़ाई है वो गांव में ही हुई है। जिला परिषद स्कूल में मैं 5th तक पढ़ा हूँ, 4th तक पढ़ा हूँ। उसके बाद 5th टू जो 10th तक है, 10वीं तक पढ़ाई वो वहाँ के ही लोकल स्कूल है, वहाँ पे हुई। उसके आगे 11th-12th साइंस भी मेरे गांव में ही था अवेलेबल। अच्छा। तो मैंने 11th और 12th साइंस में किया है। ओके। तो उसके बाद पिताजी मेरे बैंक में थे, तो बैंक में डिफरेंट डिफरेंट ऑडिटर्स आते जाते रहते थे। तो पिताजी को अट्रैक्शन था कि ये ऑडिटर्स लड़के आते हैं वगैरह वगैरह। तो पिताजी ने मुझे बोला कि तुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए। अच्छा। तो एक्चुअली मेरा खुद का पैशन था कि मुझे इंजीनियर बनना था, क्योंकि उस हाँ, टाइम मेरे जितने भी साथी दोस्त थे वो सबका सब फ्लो इंजीनियर की तरफ इंजीनियरिंग की था। सब तरफ। बोल रहे थे इंजीनियरिंग, कोई मैकेनिकल, कोई कंप्यूटर, कोई सिविल, ऐसा जा रहे थे सब लोग। तो मैंने भी वैसे इंजीनियरिंग की तरह पे प्रिपरेशन किया था, क्योंकि मैंने मेरा पीसीएम जो बोलते हैं 12th साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने रखा था। लेकिन बाद में पिताजी ने समझाया सीए अच्छी पढ़ाई होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह। तो मैंने आफ्टर 12th मैंने फिर बीकॉम को एडमिशन लिया। तो हमारी इधर बीकॉम की पढ़ाई नहीं थी उस टाइम अवेलेबल। अच्छा। तो मुझे वहां से नगर शिफ्ट होना पड़ा। अहमदनगर ओके। जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मैंने न्यू आर्ट्स कॉलेज में बीकॉम के लिए एडमिशन लिया। ओके। तो वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा। और ये जो सोशल वर्क जो है उसका जो बीज है, आप हमारी अभी बात चल रही थी उस टाइम आप बोल रहे थे कि गैदरिंग हुई थी और उसमें कुछ इश्यूज थे। हाँ, तो जब हम कॉलेज में गए थे, तो वैसे नगर फर्स्ट टाइम मैंने सिटी देखी थी उस टाइम। तो अच्छा। गांव के बैकग्राउंड से आता था। नगर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, तो वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स वगैरह ये कभी देखे नहीं थे ज्यादा। लोग 4 व्हीलर में कॉलेज में लड़के आते थे, लड़कियां कॉलेज में 4 व्हीलर 2 व्हीलर पे आती थी। हमने तो साइकिल के आगे कभी चलाई भी नहीं थी। तो जब बीकॉम को गए तो पिताजी ने मुझे मेरा रहने की प्लेस और कॉलेज थोड़ा डिस्टेंस था। मेरे साइकिल पे कॉलेज जाया करता था। तो एक 4-5 महीने के बाद थोड़ा सा गांव के लोग बोलते हैं ना, थोड़े प्यारे होते हैं। तो जितने भी गांव से लोग बच्चे आए थे वहां पे, मेरे स्टूडेंट आए थे, मेरे बैचमेट्स आए थे, हमारी एक अच्छी दोस्ती हो गई। तो उसकी वजह से हमने एक अच्छा ग्रुप फॉर्म किया। तो मेरे कॉलेज में लगभग 10 to 15 ईयर से मेरा जो कॉलेज का गैदरिंग था, जो एनुअल फंक्शन था, वो बंद पड़ा था, क्योंकि नगर सिटी में ज्यादा झगड़े वगैरह उस टाइम बहुत चलते थे। अच्छा। तो उस कोई भी एनुअल प्रोग्राम होता तो वहां पे झगड़े वगैरह होते। तो हमने सबको साथ में बिठाया गया, 1 महीना मीटिंग्स किया, लड़कियों को साथ में लिया, क्योंकि लड़कियों के बारे में कॉलेज में थोड़ा सॉफ्ट करने का था। अगर लड़की आगे आती है तो कोई ज्यादा ये नहीं कहता, अपोज नहीं करता है। तो ऐसा एक ग्रुप फॉर्म किया जिसमें नियर अबाउट 50 लड़कियां थी, हम 50 लड़के थे। ऐसा 100 लोगों का ग्रुप फॉर्म किया। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा, सनी करके था, सनी कटारिया। तो उसने और मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके उस टाइम फर्स्ट आफ्टर 15 to 16 ईयर्स बाद हमने वहां पे पहला एनुअल प्रोग्राम किया कॉलेज में सक्सेसफुली। अच्छा। वो इतना सक्सेसफुल किया कि वो हिट भी हुआ, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो सब प्रोफेसर लोग बोलते थे ये सब क्रेडिट आपको जाता है। तो वहां से एक थोड़ा सा सोशलाइज होने की शुरुआत हो चुकी थी। तो सब लोगों को साथ में लेके कुछ करने का ये था। बाद में वो हमने बहुत एक्टिविटीज की। हम जैसे कॉलेज में 1 फरवरी to 14 फरवरी लोग डेज मनाते हैं, कोई चॉकलेट डे, रोज डे,
वैलेंटाइन डे वगैरह ऐसा कुछ बहुत रहते, ड्रेस कोड रहते अलग हाँ। अलग। तो हमने अलग थोड़ी सी शुरुआत की। हमने एक दिन रखा ट्री प्लांटेशन डे, एक दिन अरे रखा वाह। ब्लड डोनेशन डे, हाँ हाँ। और वहां से जो डेज की शुरुआत की तो लोगों को कंसेप्ट क्या होता है, हर सेक्टर में आप जाओगे ना सोशल इंटरेस्ट वाले लोग बहुत रहते हैं, लेकिन बराबर। उनको वो क्या बोलते हैं स्पेस नहीं मिलती है काम करने की। तो हमारे कॉलेज लाइफ में हमने वो स्पेस क्रिएट की थी सब लोगों के लिए जिनको सोशल इंटरेस्ट था, क्योंकि बच्चे बहुत से बैकग्राउंड मतलब रूरल बैकग्राउंड से ज्यादा नगर में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि आसपास 12th के बाद पढ़ाई की इतनी सिस्टम स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम। हाँ। तो सब नगर में आके तो सबने हॉस्टल पे, एक बेनिफिट का था हॉस्टल पे रहने का, जब हम हॉस्टल पे गए थे तो हॉस्टल के सब लड़के साथ में खाना, साथ में घूमना हो गया, तो एक ग्रुप बड़ा बन गया था। तो उससे हमने शुरुआत की। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ट्री प्लांटेशन किया, ब्लड डोनेशन किया, हमने एक फूड स्टॉल डे रखा था। अच्छा। तो हमने क्या किया था, एक अलग एक्सपेरिमेंट, हमने कौन से तो एक मूवी आई थी इश्क विश्क, क्या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो उस मूवी में हमने देखा था कि कॉलेज में लोग ऐसे फूड स्टॉल लगाते हो, बाकी लोग अच्छा। आके परचेस करते, तो हमने वो फूड स्टॉल डे लगाया। अच्छा। तो हमने क्या किया, पैटीज वड़ा पाव बाहर से ही बना के लाया, हाँ हाँ। सिर्फ ओवन रखा वो गर्म करने के लिए, और हाँ। फिर लोग शॉपिंग करते थे, ऐसे एक माहौल क्रिएट किया कॉलेज में। तो उसके बाद थोड़े हम कॉलेज में पॉपुलर हो गए। उसके बाद इलेक्शंस हुए, फिर हम चुन के आए, मतलब वो जीएस बन गए कॉलेज के। अच्छा। और सनी हमने मतलब साथ में बहुत एक्टिविटीज की। तो कॉलेज थोड़ा सा जो डिस्टर्ब हुआ था जो एनुअल प्रोग्राम्स में या सोशल एक्टिविटीज में, वो हमने रीजनरेट किया कॉलेज में, तो वापस से चालू हो गया। तो वहाँ थोड़ा सा सोशल एंगल और सोशल समझ जो बोलते हैं हम, वहां से आना शुरू हो गया था थोड़ा सा। अच्छा। तो शुरुआत मेरे ख्याल से वहां से शायद हुई होगी सोशल काम। अच्छा। और फिर आप फुल टाइम इस सोशल एक्टिविटी में कब से हो आप? नहीं, फुल टाइम काफी ऐसे बाद हुआ, क्योंकि जब बीकॉम चल रहा था उस साइड बाय से सीए की पढ़ाई भी चल रही थी। हाँ हाँ। तो क्या होता है, हॉस्टल के बच्चों का एक लाइफ रहता है, मतलब पढ़ाई को कम टाइम, इंजॉय को ज्यादा टाइम। तो हमारा इंजॉय क्या था, हम अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेस जाते थे, हाँ हाँ। अलग अलग घूमते थे, ट्रिप्स वगैरह बहुत निकालते थे। हमारे साथ मतलब लोकल नगर के आसपास भी जितने हिस्टोरिकल प्लेस है, हमने एक दिन ऐसा उनको मतलब संडे का एक क्लीनिंग एक्टिविटी रखी थी, तो वहां पे भी हम जाते थे। तो सैटरडे संडे जनरली हम सोशल एक्टिविटी करते थे। ऐसा फुल टाइम कभी कॉलेज लाइफ में किया नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी भी थी, घर वाले मंथली पैसे भेजते थे, पढ़ाई के लिए भेजते थे, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पापा मम्मी, मेरी माता जी है वो भी खेती में काम करती थी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पैसा सब सोच समझ के खर्च होना चाहिए, वो हमें कितने दिन भेज सकते। तो पहले पढ़ाई पे भी फोकस था। कॉलेज में हम बीकॉम में मैंने डिस्टिंक्शन में पास किया, सीए भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आसानी से उस टाइम निकल गए थे। तो ग्रेजुएशन नगर में खत्म हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद उधर सीए के क्लासेस नहीं थे अच्छे फाइनल के लिए वाले, तो पुणे आना पड़ा। तो वहां से फिर पुणे आने के बाद जो सोशल टर्न बोलते हैं वो मिल गया, क्योंकि पुणे में तो जो बंदा कभी गांव के बाहर गया नहीं, वो नगर में गया, नगर के बाद पुणे आया, तो पुणे भी जो बोलते हैं ना, गांव के लोग जब पुणे में आते हैं, वो जीन्स पहनी हुई लड़कियां, वो मतलब टू बाइक चलाती हुई लड़कियां, कार चलाती हुई लड़कियां, अरे लड़की कार चलाती है, वो एक एक्साइटमेंट है, लड़की भी कार चलाती है। हमारे उधर तो मतलब कभी देखा नहीं होता लेडीज लोग कार चलाते हुए, तो थोड़ा सा एक अलग एक्साइटमेंट था पुणे में आने के बाद। सब नया, मतलब कभी ऐसे बोल नहीं सकते, मूवी छोड़ के कभी ऐसे ड्रेसिंग सेंस भी नहीं देखे थे। जब सी रोड पे आते थे, अरे कितने लोग मतलब क्या कैसे गए थे वगैरह, हम कैसे हम तो अपने मतलब कभी इन शर्ट भी नहीं कहते थे, तो सिंपल पैंट हो गए, खाली नीचे मालूम नहीं था शूज पहनने पड़ते, तो कभी पैंट शर्ट पहना तो कभी कभी नीचे चप्पल रहती थी। तो थोड़ा सा एक 6-8 महीना वो हजम करने में गया पुणे। तो वहां से पुणे में आपने पहले जॉब किया? नहीं, सीए फाइनल के लिए जब पुणे क्लास में आए तो हमारे सीए में इंटर्नशिप रहती है, आर्टिकलशिप बोलते हैं उसको। ओके। जनरली बाहर के लोग इंटर्नशिप बोलते हैं उसको। तो वहां पे स्टाइपेंड मिलती थी उस टाइम, ओके। आर्टिकलशिप करते समय। तो यहाँ पे शास्त्री सर करके है, बहुत ही अच्छे मेरे जो फर्स्ट लाइफ के गुरु जो है, जिन्होंने प्रॉपर गाइडेंस किया, तो वो शास्त्री सर थे। उनके पास आर्टिकलशिप ज्वाइन की। आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद वहां पे स्टाइपेंड मिलती थी, तो घर से थोड़ा पैसा मांगना बंद हो चुका था। अच्छा। तो उस पैसे से चल रहा था। उसके बाद जब सीए फाइनल हुआ तो काम ज्यादा कुछ बचा नहीं था, स्टडी हो गई थी। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा वो क्रेडिट कार्ड वगैरह, सिटी बैंक का जनरली वहां पे वो उस टाइम ट्रेंड चल रहा था, तो भी ट्राई किया, उसमें से थोड़े फार पैसे मिल जाते थे। तो ऐसा बहुत अलग अलग
क्रेडिट स्विस जो कंपनी जिसे जनरली स्विस बैंक बोलते हैं, वहां पे 3 महीने इंटर्नशिप का मौका मिला। वहां पे भी अच्छी स्टाइपेंड मिली, थोड़ा पैसा जनरेट होना चालू हो गया था। तो वापस पुणे में आके वापस नया ग्रुप बन गया। जो नगर के दोस्त थे वो बिछड़ गए। अच्छा। बीकॉम के बाद कुछ लोग अकाउंटेंट बन गए, कुछ जो जनरली जैन समाज के दोस्त थे उन्होंने उनका फैमिली बिजनेस में हाँ, घुस हाँ। गए। तो हम जो आए थे सीए की पढ़ाई, मतलब वहां से हार्डली पुणे नगर से हम 3 लोग ही शिफ्ट हुए थे। एक बंदे ने उसके पिताजी के देहांत की वजह से हम छोड़ दिया सीए। हाँ, हम दोनों ही बचे पुणे में। उसके बाद एक फाइनल में फेल हुआ, उसने ही छोड़ दिया, तो मैं अकेला बच गया। तो वापस से यहाँ पे नया ग्रुप बन गया। आप जो जागृति यात्रा के बारे में कह रहे थे, तो जागृति यात्रा एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आपके लाइफ में? हाँ सर, एक न्यूज़पेपर में आया था, एक ऑल इंडिया वाइड एक यात्रा निकल गई, टाटा जागृति यात्रा। एक्चुअली जागृति यात्रा थी लेकिन स्पॉन्सर टाटा थे, इसलिए टाटा जागृति यात्रा। अच्छा। तो हम हॉस्टल पे जब रहते थे, मतलब तो न्यूज़पेपर पढ़ना डेली की आदत थी, क्योंकि मुझे पहले से बचपन से पिताजी की वजह से न्यूज़पेपर की आदत थी पढ़ने की। तो वहाँ पे मैंने एडवर्टाइज देखा, तो उस टाइम लैपटॉप वगैरह चीजें नहीं थी, तो वहाँ पे एक वेबसाइट के डिटेल दिए थे, www.tatajagritiYatra.com। तो उस पर जाके रजिस्टर करना था। तो मैं साइबर कैफे में गया, एक दिन गया, वो लॉग इन नहीं हो पाया। सेकंड दिन गया, उसको मैंने अप्लाई किया। तो उनका कंसेप्ट क्या है, ऑल पूरे इंडिया से वो 200 लड़के और 200 लड़कियां सिलेक्ट करते हैं। हर स्टेट से 7-8 लड़के लड़के वो सिलेक्ट करते हैं। उसमें कुछ 50 फॉरेनर्स रहते हैं, अलग अलग कंट्री से, यूएस से, अफ्रीकन कंट्री से, यूरोपियन कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से, ऐसे वो अलग अलग 50 फॉरेनर्स बुलाते हैं। वो मुंबई से जब चालू करते यात्रा, उसमें उनका कंसेप्ट बहुत अच्छा था टाटा जागृति यात्रा का। उसमें वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप साथ में दिखाते थे। ओह, तो अच्छा। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब थोड़ा सा सोशल बैकग्राउंड होने की वजह, सोशल एक्टिविटी की वजह से इंटरव्यू भी हुआ उनका। तो मेरे ख्याल से उस टाइम मेरे 12,000 13,000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ उसके लिए। वाह, ग्रेट। तो 23 दिसंबर में, अभी भी भूला नहीं हो रहा, 2008 हमारी यात्रा शुरू हुई उस टाइम अच्छा। मुंबई से। तो फर्स्ट टाइम मुंबई जाने का मौका मिला। तो पिताजी बोल रहे थे कैसे जाएगा, पूरे इंडिया में घूमेगा, मोबाइल नहीं था तो कैसे कांटेक्ट करेंगे वगैरह। तो मेरे दोस्त के पास उस टाइम मोबाइल था, मैंने उनका नंबर उसको, जो जिसका सिलेक्शन हुआ था वहां पे मिलेगा, वो नंबर घर पे शेयर किया, तो कुछ इमरजेंसी में फोन करने के लिए। तो 23 2008 में पहली बार मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद सब नए लोग, आईआईटीएंस बहुत सिलेक्ट हुए थे। आईआईटी लोग, आईआईटी जमशेदपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, ऐसे लोग वहां पे सिलेक्ट हुए थे। सब इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी भी कभी बोलने का मौका नहीं मिला था। तो ऐसे क्राउड में जाने का मौका मिला, मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलूंगा वो। उसका पूरा क्रेडिट जागृति यात्रा को जाता है। तो 23 दिसंबर को जब यात्रा शुरू हुई, वहां पे से अलग अलग ग्रुप फॉर्म हुए, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। मेरा एल ग्रुप था, मैं एल ग्रुप में था। ओके। और पूरी ट्रेन रहती है, और पूरे ट्रेन में एक साइड पे सब लड़कियां को स्टे करने के लिए रहता है, एक साइड लड़के, और बीच में कॉन्फ्रेंस रूम बनाया होता है। अच्छा। लड़के के बाजू में जो लड़के स्टे करते हैं उसके बाजू में लड़कों के लिए बाथरूम टॉयलेट्स बनाए होते हैं, इधर लड़कियों के लिए बना। बहुत ही सिस्टमेटिक उनका प्लान रहता है। तो उसमें गया तो मुझे यल बोगी मिली, यल ग्रुप था। तो एक बंदा मेरा राजस्थान से था, जयपुर से। एक आशीष शर्मा मेरा था दिल्ली से। एक मुत्तु मणिगंडनम था, वो था चेन्नई से। अच्छा। एक कल्याणी वर्तक थी, वो थी महाराष्ट्र से मेरे ग्रुप में। एक सुंदरुता थी, अलग अलग थे। मेरे ख्याल से एक गागी करके थी, उत्तराखंड से थी। ऐसे हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। तो सब इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह एक दूसरे, क्योंकि आईआईटीएंस लोग थे, कोई इंजीनियर लोग थे, उसमें थोड़ा पा इंग्लिश बोलने वाला मैं भी था। तो एक अच्छा ग्रुप बन गया। 23 दिसंबर को यात्रा चालू हुई। फर्स्ट स्टॉप था बेंगलोर। बेंगलोर पहुंची, बेंगलोर से मदुराई, मदुराई से चेन्नई, चेन्नई से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान में तिलोनिया, तिलोनिया से फिर गुजरात में आनंद, जो अमूल डेयरी बोलते हैं, और मुंबई। ऐसी वो जर्नी रहती है, 18 डेज जर्नी रहती है। अच्छा। तो बहुत ही लाइफ टाइम बेस्ट एक्सपीरियंस था वो। सब इंडिया के सब लोगों से कम्युनिकेशन हो पाया। उस टाइम यात्रा खत्म होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने साइन की हुई में एक घड़ी मिली थी टाइटन की, क्योंकि टाटा ने उन्होंने सबको घड़ी दी थी। अच्छा। तो वो साइन की घड़ी भी मुझे मिली, और मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था। अलग अलग जगह पे विजिट करने के बाद इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा किचन, नांदी किचन करके हैदराबाद में, अच्छा। वो विजिट करने का मौका मिला। इंडिया का सबसे बड़ा आया हॉस्पिटल, अरविंद आई केयर,
उसको विजिट करने को मौका मिला। मीनाक्षी टेम्पल दिखाया हमें मदुरई में। अलग अलग ऐसे करते करते जब हम जमशेदपुर जब गए तो टाटा स्टील का प्लांट दिखाया। तो ऐसे अलग अलग फर्स्ट टाइम लाइफ का एक्सपीरियंस था। इतने मतलब डेली हर रोज कोई नई चीज देखने को मिलती थी, डेली कुछ अलग एक्सपीरियंस था, डेली मतलब कुछ अलग मतलब जो ड्रीम कभी सोचे भी नहीं थे सपने में, वो अरे आज किरण बेदी जी आई थी, अरे आज इनको मिलने को मिला। ऐसा बहुत अलग अलग मतलब जो बोलते हैं ना गोल्डन मोमेंट्स लाइफ के, वो तो वो टाइम थे। जब हम दिल्ली में पहुंचे तो एक गूंज करके एनजीओ, उसको हमने विजिट किया। तो वहां से एक मतलब लाइफ टाइम वहां से मैंने एक चीज उठा ली गूंज से। गूंज के लोग क्या कहते थे आसपास के, अभी आप जो शर्ट पहनते हैं, मैं जो शर्ट पहनता हूँ, हम ये 6 महीने पहनेंगे, 6 महीने बाद हमें लगेगा पुराना हो गया। वो एक्चुअली पुराना नहीं होता, वो अच्छा कहता है, लेकिन हमें पुराना लगता है तो हम उसको रख देते। तो वो गूंज एनजीओ क्या कहती है, वो कपड़े उठा के वॉश करके उसको प्रेस करके जो जरूरतमंद लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा। तो मेरे माइंड में बैठ गया, फिक्स बैठ गया कि ये कुछ तो यूनिक कंसेप्ट कर गए। उसके बाद हम आगे तिलोनिया में गए। तिलोनिया में एक विलेज ऐसा है पूरा सोलर पे चलता है। अच्छा। वहां के लेडीज ने पूरा विलेज सोलर एनर्जी पे चलाया है, उसका एक लाइफ। उसके बाद अमूल डेयरी जो इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी है, अमूल डेयरी विजिट किया हमने। तो मुंबई आ गए, जर्नी खत्म हो गया। एक अच्छी बात हुई, इंडिया वाइड दोस्त बन गए, सबके नंबर्स वगैरह 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 ले लिए। मैंने सब 50-60% लोगों के पास मोबाइल थे, मेरे पास नहीं, तो मैंने पूरे पेपर पे लिख लिए थे। अच्छा। तो घर पे आया मैं, तो घर पे आने के बाद सब नंबर्स थे मेरे पास। अभी क्या करूँ, तो पिताजी से रिक्वेस्ट की, तो एक टाटा इंडिकॉम का मोबाइल आया था उस टाइम, टाटा टू टाटा फ्री वाला, वो दिया। तो सबके नंबर, फिर सबको एसएमएस डालना शुरू किया, तो सब एक कनेक्ट हो गया। उसके बाद ऑर्कुट था, ऑर्कुट के बाद फेसबुक से वापस कनेक्ट हो गया। अच्छा। लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई, जब टाटा जागृत यात्रा से मैं पुणे आया वापस, तो गूंज मेरे दिल में, मतलब माइंड में और दिल में गूंज गई थी, वो गूंज एनजीओ कि ये गूंज का कुछ अलग कंसेप्ट है। तो मैंने जो टाटा जागृति के महाराष्ट्र यात्री थे सब, हमने उनका एक मीटिंग बुलाया। तो फर्ग्यूसन कॉलेज जो था वहां पे किमया करके एक बैठने का जगह है, वहां पे हमने एक मीटिंग बुलाया। तो वहां पे हमने एक कंसेप्ट बनाया, वो वहां पे क्यों नहीं हम पुणे में ट्राई करें। ओके। तो मुझे अभी भी डेट याद है, मैं यात्रा के आने बाद 22 जनवरी 2009 हमने पहला क्लोथ कलेक्शन ड्राइव रखा पुणे में। ओके। तो फर्ग्यूसन कॉलेज में। तो इनिशियली हमें मालूम नहीं था एडवर्टाइज कैसे किया, लोगों तो कैसा पहुंचा। तो हमने क्या किया था, हाथ से कुछ पोस्टर्स बनाए थे और सोसाइटी में चिपका दिए थे। और एक हमारी जो टाटा जागृति की प्रयागा की लड़की थी, वो प्रेस रिपोर्टर थी। तो उसने एक छोटी सी जो कॉलम आता है न्यूज़पेपर में, तो न्यूज छाप दी थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कलेक्शन ड्राइव हो रहा है। तो सुबह 7 बजे से लेके 22 जनवरी 2009, मुझे अभी भी डेट याद है, शाम 5 बजे तक हमने क्लोथ कलेक्शन ड्राइव फर्ग्यूसन कॉलेज के मेन गेट पे रखा था। तो 2 ट्रक कपड़े उस टाइम हमारे कलेक्ट हुए। तो उस टाइम हमारी एक यात्री थी नेहा करके, उसने उसका फ्लैट यूज करने, हमने वहां पे स्टोरेज किए। और 8 दिन हमारा एक ही काम, शाम को खाना खा के 8 बजे वहां पे जाने का, कपड़े सेग्रीगेट करने के, अच्छे कपड़े बाजू में लेने के, पुराने कपड़े। हमारे पास उस टाइम वॉशिंग मशीन करने की सिस्टम नहीं थी, लेकिन हमने जो कपड़े हैं सेग्रीगेट किए, जो खराब कपड़े वो बाजू में रख के, अच्छे कपड़े बाजू में, उसको प्रॉपर हमने घड़ी वगैरह करके ठीक से रख दिए प्रॉपर। और उसके बाद हमने वो जो धाराशिव, अभी पहले उस्मानाबाद होते, धाराशिव, लातूर, वो डिस्ट्रिक्ट में हमारे दोस्त लोग थे, जहाँ पे जो शुगर केन वर्कर्स है, गन्ना जो तोड़ते हैं शुगर केन वर्कर, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए वो कपड़े। अच्छा। तो वो एक्टिविटी सबको इतनी पसंद आई कि सब बोले हमारी लाइफ टाइम एक्टिविटी हो जाएगी। तो सिंस 2009 आज 2024 है, हम हर साल वो ड्राइव लेते हैं। क्या बात है। उसमें अबाउट 200 to 300 हमारे वॉलंटियर्स किधर भी गए महाराष्ट्र में, कोई मुंबई में जॉब करता है, कोई नासिक में करता है, कोई कोल्हापुर में करता है, वो दिन सब साथ में यहाँ पे आते हैं पुणे। हमारा वेन्यू भी फिक्स है, फर्ग्यूसन कॉलेज का मेन गेट, और फर्ग्यूसन कॉलेज हमें हर साल उसकी परमिशन देता है। क्या बात है। और हमारा अभी 2020 वो एक्टिविटी अभी भी चालू है। उसके बाद हमने क्या किया, वो कपड़े एक गुडविल करके संस्था है, वो कपड़ों का बैग बनाती है। कुछ एक अनाम प्रेम करके संस्था है, वो उसका बच्चों के लिए कपड़े के कुछ अलग मटेरियल बनाती है। तो हम ऐसे कपड़े कलेक्ट करके डेली, मतलब हर साल वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वहां से एक सोशल एक्टिविटी जो शुरू हुई, तो अब तक चालू है। मैं इसी से जुड़कर और एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। जैसे आपने कहा कि शुगर कैन वर्कर्स जो है, उनके बच्चों के लिए आपने हॉस्टल्स और पवार साहब साथ के मिलके आपने, वो भी एक बहुत यूनिक
काम है वो आपका? हाल ही की बात है, वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में उसी टाइम आया था। हम जब कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, हमेशा हम नहीं जाते थे जहाँ लातूर के हमारे दोस्त वगैरह, लेकिन एक टाइम हमने, हमारे ग्रुप था, वो बोले हम एक बार हम जाते थे। हम गए तो हमने देखा कि अभी हम, हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया होगा, ये जो पेरेंट्स है वो शुगर केन कट कर रहे हैं, उनके बच्चे वहां पे खेत में खेल रहे हैं, कुछ नहीं उनका स्कूल में। हमने पूछा स्कूल नहीं है, हमारे साथ रहेंगे। फ्यूचर में क्या होता है, जैसा बच्चा एक 10 साल का हो गया, वो भी वो उसी काम में लग जाता है, हाँ, तो उनका वापस। फ्यूचर बहुत, मतलब वो तब से देखते आ गए। तो बहुत दिन से दिमाग में इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक बिजनेसमैन से हमें मिले, तो इनके लिए कुछ करना है, तो बोले क्या कर सकते हैं। हम बोले कि इनके लिए हम ग्रोसरी किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दिवाली को। हाँ, तो हम एक बिजनेसमैन से लिए, हमने पवार साहब के बर्थडे के दिन वो सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स पवार साहब के क्लोज थे, तो वो बोले पवार साहब के बर्थडे के दिन वो डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हमने श्रीगोंदा में शुगर फैक्ट्रीज है, कुकड़ी साकर कारखाना, नागौर साकर कारखाना, और भी 2-3 पारने वगैरह आसपास के एरिया में हमने शुगर केन वर्कर्स को ग्रोसरी किट डिस्ट्रीब्यूट किया। नियर अबाउट तो हमने थाउजेंड्स ग्रोसरी किट उस टाइम डिस्ट्रीब्यूट किए। लेकिन ग्रोसरी किट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पता चला कि वो पेरेंट्स आए ग्रोसरी किट, लेकिन बच्चों का क्या, वो तो टेम्पररी प्रोविजन हो गई। बराबर। 1 महीना उनको ग्रोसरी, मतलब खाना पीने के लिए हमने दिया, स्वीट दिया, 1 महीना में खत्म हो जाएगा वो, उसके हाँ। बाद का क्या। तो दिमाग में हमेशा घूम रहा था, ये बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो वही मैं फोटोग्राफ्स लेके, जहाँ पे पवार साहब पीछे थे, उस टाइम पवार साहब का गवर्नमेंट था महाराष्ट्र में, हाँ, हाँ, तो वही पिक्चर्स लेके मैं फोटो जो डिस्ट्रीब्यूट वो पवार साहब के पास लेके गया, हाँ, उनको दिखाया, देखिए हमने आपके बर्थडे कोई एक्टिविटी की वगैरह। तो उन्होंने मेरे को 2 क्वेश्चन पूछे, मतलब जो बहुत दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस थे। वो बोले तू जिस प्लेस से आता है वहां पे तो शुगर केन है ही नहीं, मतलब गन्ना हाँ, है ही नहीं, तुझे क्या लेना देना है इनका, पहले हाँ, क्वेश्चन। तो मैंने बोला सर मैं जहाँ पे हूँ, मेरे यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ मटेरियल, वहां पे मैं बहुत लोगों से मिला, इसलिए उनको उनके क्वेश्चंस, उनके जो प्रॉब्लम है मुझे मालूम है। तो पवार साहब ने पूछा आप क्या करना चाहते हो इनके लिए, तो मैं बोला सर इनके स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। उस टाइम मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे जी सीएम थे, पवार साहब अलायंस में उनके गवर्नमेंट था। तो पवार साहब ने बोला तू कुछ जेन्युइन ऐसा प्रपोजल लेके आओ उसके बारे में। तो मुझे तो कुछ मालूम था इनके पढ़ाई के लिए क्या करना है। तो मैं 2-4 लोग वहां पे, उस टाइम सोशल वेलफेयर कमिश्नर, समाज कल्याण आयुक्त जो है आईएएस प्रशांत नारायण सर थे, तो मैं उनसे मिला, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया उस टाइम। उनके अंडर ये सब स्कीम्स वगैरह आती है। मेरे 2-3 दोस्तों से बात किया, एक मेरा दोस्त साखर शाळा करके, मराठी में साखर शाळा बोलते हैं उसको, मतलब साखर शुगर स्कूल्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो चलाता था, उसको मैंने पूछा। उस टाइम साखर आयुक्त तो शेखर गायकवाड़ सर थे, तो उनसे मिला मैं, तो उनसे प्रॉब्लम, तो उन सबसे मिलकर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया प्रॉपर। तो पवार साहब को बोला कि इनके पढ़ाई के लिए अगर हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, तो ऐसा मैं प्रपोजल बना के पवार साहब के पास वापस गया। तो पवार साहब ने उसमें 2 बार मेरे को करेक्शन बोले, ये ठीक नहीं, ये वापस आ जाए। तो मैं 8 दिन बाद वापस उसमें शेखर गायकवाड़ सर के गाइडेंस से वापस करेक्शन करके ले गए। तो उस टाइम मेरे को महेश भागवत जो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर थे आईपीएस, उनका भी बहुत मुझे इसमें मतलब गाइडेंस मिला अच्छा सा। तो एक करते करते मुझे प्रपोजल मैंने जब रखा पवार साहब के, तो पवार साहब बोले ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते। तो वहां उनके लिए स्कूल बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्कूल बनाएंगे लेकिन उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स चले गए, तो बच्चे खाएंगे क्या, रहेंगे किधर। स्कूल में जाएंगे लेकिन पेरेंट्स तो घूमते रहते हैं, एक वन विलेज टू डिफरेंट विलेज, वो गाँव इधर उधर घूमते रहते हैं शुगर केन कट के लिए। तो क्या करना है, तो हमने वापस उस पर स्टडी करके एक रेसिडेंस प्रोजेक्ट बनाया कि जहाँ पे बच्चे आके रह सकते हैं, और साल में सिर्फ 2 बार उनके पेरेंट्स उनको घर पे लेके जा सकते हैं, एक दिवाली की छुट्टी, क्या बात है, और एक समर वैकेशन। तो उसके प्रपोजल हमने पवार साहब के देने के बाद उन्होंने सीएम सर से मेरे को अपॉइंटमेंट लेके दी, मैं खुद उद्धव साहब से जाके मिला, उद्धव साहब ने प्रपोजल समझा, उनके बाद उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भेजा, उस टाइम उनको, उसके बाद उन्होंने वो सोशल वेलफेयर कमिश्नर सर के पास भेजा प्रपोजल। उस टाइम का सबसे बड़ा अचीवमेंट 83 हॉस्टल्स इन जो शुगर केन वर्कर्स का जो एरिया है, बीड़, लातूर, सोलापुर, धाराशिव, अहमदनगर, ये एरिया में उन्होंने उस टाइम सैंक्शन किया। तो कुछ कभी कभी जो बोलते हैं हमारा काम का फलित हो गया, बहुत बहुत बड़ा काम है और कंस्ट्रक्टिव है, कंसिस्टेंट चलने वाला है। जैसे तो वो जो बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन जो मिलता है सोशल वर्क से, तो उस टाइम वो सेटिस्फेक्शन मिला। और अभी भी चालू है वो काम, प्रोजेक्ट पे कुछ बने हैं, कुछ फ्लो है, तो उसका फॉलोअप चालू है। बीच में गवर्नमेंट चेंज हो गए, तो वापस प्रपोजल देना पड़ा,
मैंने आरटीआई के दायरे में रह के वापस एक बार 2 बार एप्लीकेशन किया, क्या हुआ उसका आगे। कुछ चालू हुए, लेकिन जो 83 सैंक्शन हुए थे अभी तक कुछ चालू नहीं हुए। ओके, उसका फॉलोअप अभी भी चालू है। क्या बात है। ये बहुत बहुत बड़ा वर्क है। मतलब मैं जनरली मुझे ऐसा लगता है कि सोशल वर्क मतलब हमने कुछ जैसे कि वो खाने के लिए दिया दिवाली के टाइम, लेकिन ये आपने मतलब उनकी लाइफ चेंज हो रही है इसकी वजह से। सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, मैंने बीच में आपको ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि जैसे कि कॉलेज लाइफ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसके बाद आपने करियर जो स्टार्ट किया वो उसमें उसे थोड़ा सा बताइए। सीए की पढ़ाई खत्म हुई, सीए का हो गया। उसके बाद थोड़े पैसे आने चालू हो गए थे हाथ में, तो मैं पहले से मुझे पुलिस अट्रैक्शन बहुत था। अच्छा। तो मेरे कुछ दोस्त थे यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, जो पुणे में मिले थे मुझे। तो मैंने सोचा चलो अभी सीए तो फेल लिया, तो ये भी ट्राई करते हैं, तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। बीच में थोड़ा सा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, मैं जैसे करेंसी एनालिस्ट करके मैंने पढ़ाई की थी, फाइनेंशियल अच्छा। एनालिस्ट करके। अच्छा। तो एनडीटीवी प्रॉफिट ने मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। 6 महीने मैंने एनडीटीवी प्रॉफिट में जॉब किया। और करेंसी एनालिस्ट जो बोलते हैं, डिफरेंट वर्ल्ड के जो करेंसीज है, मतलब सुबह मार्केट जब चालू होता है, करेंसी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट, जैसे सुबह जापान का मार्केट पहले खोलता है, उसके बाद जापान के बाद मतलब वेलिंगटन मार्केट वो खुलता है, नंतर जापान का निक्की मार्केट होता है, उसके बाद हैंगसेंग मार्केट आता है, उसके बाद डिफरेंट कैग डैक्स, एफटीएससी मार्केट, डाउ जोन्स, एसएनपी, इस सब कहते हो करेंसी एनालिस्ट एनडीटीवी प्रॉफिट में अच्छे काम करने का मौका मिला। लेकिन पहले से एक आदत थी कि टाइम टू टाइम, मतलब सुबह 8 बजे जाओ, 4 बजे तक जॉब करो, वो थोड़ा ये नहीं होता था, दोस्तों को टाइम नहीं दे पाया था, फैमिली को टाइम नहीं दे पाया था, मम्मी पापा का कभी फोन आता था तो प्रॉपर ये नहीं हो पाता था, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था। तो कुछ दोस्त बोले कि तू यूपीएससी क्यों नहीं ट्राई करता वगैरह, तो मुझे पहले से ड्रीम था आईपीएस बनने का। तो मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट दी, एक में प्रीलिम भी क्लियर कर चुका था, मेंस में नहीं हो पाया, सेकंड में प्रीलिम भी नहीं हुई, तो मैंने सोचा ये अपनी बस की बात नहीं है, तो यूपीएससी बीच में ड्रॉप कर दिया। लेकिन यूपीएससी ने बहुत सिखाया, जो साथ में प्रिपरेशन करने वाले लोग थे, कुछ लोग अभी भी दोस्त थे, सुपर क्लास 1 ऑफिसर से, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, तो एक सिस्टम पता चल गई यूपीएससी की। तो करियर बोलते हैं तो थोड़ा सा मतलब ऐसा सस्टेनेबिलिटी जो बोलते हैं करियर में, वो कभी नहीं थी, हमेशा डाइवर्ट माइंड था, ये करना है वो करना है, मतलब ऐसा कोई करियर नहीं है जो मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने लॉ को एडमिशन लिया, बीच में छोड़ दिया, मैंने एमबीए को एडमिशन लिया, बीच में छोड़ दिया, मैंने यूपीएससी की, बीच में छोड़ दिया। अच्छा। 12th साइंस के बाद मैंने प्री मेडिकल टेस्ट थी, वो पीएमटी दी। मतलब अगर फ्यूचर में जाके बच्चे कभी पूछेंगे पापा अपनी लाइफ में क्या किया, तो उनको बोलेगे बेटा तुझे क्या चाहिए, मैंने सब कुछ किया है। सब कुछ किया। ऐसा कि नहीं है कि कुछ छूटा है, मतलब सबके इंजीनियरिंग को मैं पहले हाल ही बोला था आपको, इंजीनियरिंग को जाना था, मतलब जो सब एजुकेशन में जितने भी कोर्सेस आते हैं सब तरफ जाके आया हूँ, ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और एक चीज थी, फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में बैठा मैं, तो बोला पायलट कितनी आलिशान जिंदगी इनकी, डेली फ्लाइट में घूमते हैं, मतलब यूपीएससी के लिए दिल्ली जाने का मौका मिला फ्लाइट में, एनडीटीवी प्रॉफिट की वजह से फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। तो मैं सोचता था कितनी अच्छी लाइफ है, डेली फ्लाइट में स्काई में घूमते वगैरह, तो मैंने सोचा वो भी, तो मैंने वो पायलट के एग्जाम में थे वो भी देख ली। मतलब ऐसा कुछ जो मन में आया खुद किया, क्योंकि जब 2 पैसे हाथ में आते, पहले जो घर से पैसे आते तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी कि घर से पैसे आ गए, जब आपने खुद के होते हैं तो ऑप्शंस रहते हैं, जो करना है हम माइंड से करते रहते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में ट्राई किया। एक्चुअली ड्रीम था सीए के बाद यूपीएससी क्लियर करना, जो हो नहीं पाया, मतलब वो ड्रीम ही रह गया, लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है, चलो नहीं हुआ तो भी अच्छा है। सही है। मैं सर इसी से रख के एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूँ कि जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें की और काफी सारे टाइम पे आपको फेल्योर मिला, हम इसे फेल्योर कह सकते हैं, यूपीएससी के बारे में आप, लेकिन इसको आज तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि सच में अच्छा हुआ, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपने समाज में जो परिवर्तन लाया है, इतना आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, वो शायद यूपीएससी होती है तो इतने अच्छा काम आपके हाथ से नहीं हो सकता था। सही बात है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये सारे फेल्यूर्स देखे, उस समय क्या फेस थी, और जब भी स्पेसिफिक एमपीएससी यूपीएससी जो बच्चे कर रहे हैं वहां पर उनको फेल्यूर आ रहा है,
तो उसे ओवरकम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, यूपीएससी एमपीएससी फेल्यूर रेशो सबसे ज्यादा है, मतलब जो बोलते हैं पॉइंट पॉइंट में वो फेल्यूर, मतलब जो हाँ। सक्सेस रेशो बोल सकते हो, हाँ, पॉइंट पॉइंट में हाँ। पॉइंट पॉइंट में आता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे जितने फेल्यूर्स किसी ने नहीं देखे होंगे लाइफ में। मतलब मैं बोला ना, मैं इंजीनियरिंग को जाना था, नहीं जा पाया। सीए में मैंने जो फर्स्ट ईयर था उसको दो बार में फेल हुआ। सेकंड साल था उसके लिए 2 बार मैंने फाइट की, फाइनल में 3 बार फाइट किया मैंने। लॉ में मैंने एडमिशन लिया, डीटीएल जो डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ, उसमें मैं फेल हो चुका हूँ। जो जिसमें कोई फेल नहीं होता उसमें मैं फेल हो चुका हूँ। मैं लॉ में फेल हो चुका हूँ। मैं पीएमटी जो मेडिकल टेस्ट है उसमें फेल हो चुका हूँ। मैं एमबीए एंट्रेंस में जो कैट एग्जाम उसमें फेल हो चुका हूँ। यूपीएससी 2 बार फेल हो चुका हूँ, 1 बार एमपीएससी दी, वो भी फेल हो चुका हूँ। तो फेल्यूर मतलब हजम करना भी आना चाहिए, क्योंकि अपने पास ऑलवेज सेकंड ऑप्शन हमने रखना चाहिए। मुझे एक बात मालूम थी, मैं कितनी बार फेल होगा लेकिन मेरे पास डिग्री है, मैं लाइफ में भूखा तो नहीं रहूंगा। हाँ। मुझे कोई ना कोई नौकरी देगा, ये मेरे पास हमेशा सेकंड ऑप्शन था, इसलिए मैंने ये सब ट्राई किए। लेकिन हर चीज से कुछ ना कुछ सीख मिली, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आया। और ऐसे मतलब बोलते हैं ना, हर सिस्टम समझ में मैं मतलब पूना में मैं 4 कॉलेज में मेरा एडमिशन है, पूना में ही। मैंने आईएलएस लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन लिया, मैंने सिम्बोसिस में एमबीए के लिए एडमिशन लिया, मेरा यहाँ पे एक साइबर लॉ का कॉलेज है वहां पे एक एडमिशन था, और मेरा एमआईटी में एक एडमिशन था। मतलब अभी भी मैं जाऊंगा तो मैं सबका स्टूडेंट हूँ। सब कोर्सेज के लिए मैंने एडमिशन लेके रखा था, तो एक एक्सपीरियंस रहता है और अच्छा लगता है। मतलब एंजॉय भी किया, अलग अलग हर कॉलेज में जाता था, अलग अलग दोस्त मिले, अभी भी वो मेरे टच में है। जो बोलते हैं ना सोशल ग्रुप बनता है, तो वहां से ही शुरू हुआ। और मैं आपको मतलब सब कोई भी मुझे पूछता है तो एक अच्छा लाइफ में एक्सपीरियंस बोलता हूँ। डीवाई पाटिल कॉलेज, एमआईटी कॉलेज, उस टाइम हमने फर्स्ट टाइम जब लैपटॉप लिया था 2009 वगैरह साल में, तो वाईफाई के लिए हम फ्री वाईफाई के लिए एमआईटी कॉलेज जाते थे। अच्छा। और डीवाई पाटिल कॉलेज में भी जो पिंपरी का कॉलेज है पीडी पाटिल सर का, वहां पे फ्री वाईफाई मिलता था, तो हम वहां पे जाके कुछ मूवी डाउनलोड करना या कुछ गाने डाउनलोड करना वहां पे जाके करते थे, क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना वहां पे जाके करते थे। आज प्राउड थिंकिंग ऐसी है कि आज डीवाई पाटिल ग्रुप के एडवाइजरी बोर्ड पे मैं हूँ। क्या एमआईटी कॉलेज में मुझे बहुत बार गेस्ट स्पीकर करके बुलाया है। ग्रेट। तो भी अच्छा लगता है, जहाँ से हम पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, जहाँ पे हमें सक्सेस नहीं मिला, वहां पे आज हमें गेस्ट करके बुलाते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सोशल वर्क में आपका इतना अच्छा काम हो रहा है, आज भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल वर्क में आपका कोई मेंटर है, आपको कोई फर्स्ट इसमें गाइड करने वाला कोई है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब मैं बोला ना टाटा जागृति यात्री, वहां पे कुछ डायमंड्स मिले थे, उसमें मेरे को कर्नल साहब मिले थे, कर्नल सुरेश पाटिल सर करके। अच्छा। तो पुणे से थे वो, वहां पे यात्रा में मुझे पहचाना, उनके साथ ही उन्होंने, जब मुंबई में यात्रा खत्म हुई तो उनके गाड़ी में पुणे आया। तो एक कर्नल, आर्मी के इतने बड़े कर्नल साहब, उन्होंने इतना अच्छा लिफ्ट दिया, गाइड किया, बीच में हमें खाना खिलाया रास्ते में। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो कर्नल साहब बोले कभी आ जाओ, मेरा काम दिखाते हैं आपको। तो कर्नल साहब से एक जुड़ गया मैं, उनका एक ग्रीन थिंग करके एनजीओ, सब एक सर्विसमैन ने मिला के वो एनजीओ बोला, सब कर्नल लोग उसमें थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पुणे का एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था। खड़कवासला जो डैम है, पुणे को जो पानी सप्लाई करता है खड़कवासला डैम, वो खड़कवासला डैम में उसके पहले जब पांचेत डैम फूटा था, तो पांचेत डैम का जो सब मटेरियल था तो खड़कवासला डैम में आके रुक गया था वहां पे। तो खड़कवासला डैम की कैपेसिटी कम हो गई थी, जो सॉइल बढ़ गई थी खड़कवासला डैम। तो उन्होंने एनडीए को साथ में लेके, एक सर्विस वुमन को साथ में लेके, ग्रीन थंब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव चालू किया था कि वो सिल्ट निकाला, रिमूविंग सिल्ट फ्रॉम द डैम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस सिल्ट टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स। मतलब वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो सॉइल एक ब्लैक गोल्ड होता है। अच्छा। जो डैम से निकली हुई ब्लैक सॉइल होती है, वो ब्लैक गोल्ड बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें कुछ भी आप डाल दो तो आएगा। तो फार्मर्स को मुझे बहुत इनिशिएटिव अच्छा लगा। तो मैं डेली सैटरडे संडे कर्नल साहब के पास साथ वहां पे जाता था, वो काम में उनको हाथ मतलब पार्टिसिपेट करता था, उनके साथ काम करता था। तो उनकी वजह से मेरे को एक अच्छी, 2 चीजें अच्छी मिली। एक तो सोशल वर्क कैसे करना, एक डायरेक्शन मिल गई। सेकंड थिंग डिसिप्लिन। मतलब मेरी डेली उठने की आदत थी 8 साढ़े 8, कर्नल साहब 5 बजे एकदम ओके। और रिटायर्ड होने के बाद कितनी एनर्जी होनी चाहिए वो कर्नल साहब में मैंने देखी। बस जब हम डैम पे जाते थे तो कर्नल साहब बोलते हमें यहाँ पे जाना है, डैम के साइड में घूमना है। मैं बोलता कि 2-2.5 किलोमीटर जाना है। मैं बोलता सर 2-2.5 किलोमीटर चल के जाना है?
तो वो मुझे साथ में चल के जल्दी घुमाते थे। हाँ, उनका एक डिसिप्लिन, उनका एक रूट, उनका काम करने का मतलब, जाते जाते एक पेड़ भी ऐसा, वो ट्री प्लांटेशन भी हाँ, वहां पे करते थे, पेड़ ऐसा टेढ़ा भी दिखा ना, वो आदमी को बोला कि उसको सीधा, एक एक पेड़ पे उनका ध्यान था। तो लाइफ में डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, सोशल वर्क में भी डिसिप्लिन की जरूरत है। वो मुझे कर्नल साहब के वजह से, मैं आज भी उनको, कल गुरु पूर्णिमा थी तो मैंने कल भी उनको विश किया, तो उन्होंने बोला आज तू मुझे ध्यान करता है हर साल, वही मेरे लिए बड़ी बात है। हमेशा उनकी ब्लेसिंग मेरे पे रहती है। लेकिन ऐसे मेंटोर सोशल वर्क में मुझे वहां पे मिले, बहुत बड़ी बात जिन्होंने है। मुझे लाइफ में सोशल वर्क की एक प्रॉपर डायरेक्शन दी। उसी डायरेक्शन में जाके हमने आगे मतलब ट्री प्लांटेशन में काम किया। उसके बाद लाइफ में बहुत मेंटोर्स मिले, लेकिन स्पेसिफिकली में एक पराग मामा मते करके है पुणे के, जो रिवर्स में काम करते हैं, जिनको बोलते हैं ना, मतलब जिनको बोले ना आपकी माँ किधर है, तो अपनी माँ बाद में दिखाएंगे, पहले नदी को दिखाते हैं, ये मेरी माँ है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को एक सिखाया कि कोई भी सिटी की मतलब आइडेंटिटी किससे बताई जाती है, मतलब अगर लंदन सिटी पहुंचे तो पहला सेंटेंस आता है लंदन सिटी थेम्स के बाजू में है। हाँ, कोई भी सिटी की आइडेंटिटी नदी से आती है, लेकिन पुणे की आइडेंटिटी नहीं आती सिटी, मतलब रिवर्स से, मुड़ा मुठा रिवर्स कोई बोलता नहीं, क्योंकि वो क्लीन ही नहीं है। तो रिवर्स में वो काम करते थे। वो सेकंड मेंटोर लाइफ में मुझे वो मिले। उसके बाद डॉक्टर बुद्धाजीराव मुड़ी के कॉर्पोरेट सेक्टर में रितु छाबिया जी है, ऐसे बहुत सोशल एक्टिविस्ट मुझे बाद में मिलते गए, मतलब तो बहुत मेंटोर है। लेकिन स्पेसिफिकली जो डायरेक्शन थी सोशल वर्क की, ये दोनों ने दी, ये दोनों, कर्नल पाटिल सर और पराग मामा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इतने अच्छे मेंटोर्स मिले। इसी से जुड़ा यह है कि आपकी जो एक मूवमेंट है चांगुलपनाची चळवळ, जिसे हम मराठी में कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो मैंने जैसे बोला कि कर्नल पाटिल सर, पराग मामा ही मेरे मेंटोर है, वैसे ही एक मेरे को बहुत बड़े मेंटोर मिले, जो मैं आपको मेंशन ही करने वाला बाद में, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके डॉक्टर ज्ञानेश्वर मोरे, जिन्होंने यूएस में, रशिया में, सीरिया में, जापान में, मालदीव्स में काम किया एज ए इंडियन एम्बेसडर। तो मेरे लाइफ में वो आए, उनकी मेंटरशिप मिली, तो उन्होंने एक कंसेप्ट मेरे सामने रखा कि आज एक चांगुलपनाची चळवळ, हिंदी में हम उसको अच्छाई का अभियान बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको मोमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बोलते हैं। अच्छा, तो महाराष्ट्र में हम चांगुलपना चळवळ बोलते, तो उन्होंने मुझे उस चळवळ का प्रेसिडेंट बनाया। वाह। और मुड़े सर के मेंटरशिप के अंडर हमने वो चांगुलपनाची चळवळ शुरू किया। तो मराठी वर्ड है, चळवळ बोले तो मूवमेंट। तो चांगुलपनाची चळवळ क्या है, जो समाज में अच्छे काम करते हैं लोग। देखो, समाज में दो घटक रहते हैं। समाज में हम बोलते हैं अभी कलयुग है, बहुत ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें वो मिलते नहीं है। लेकिन सोशल एक्टिविटी की वजह से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। तो मुले सर ने जो शुरू की है चांगुलपनाची चळवळ, वो उसमें हम जो जितने भी महाराष्ट्र, इंडिया में जो अच्छे लोग काम करते हैं, एनजीओ काम करते, उनको एक अम्ब्रेला का नीचे लाके उसका एक फादर बॉडी बोलते हैं, मदर बॉडी, फादर बॉडी जो बनाई है, एक ट्री बनाया, उसको बोलते हैं हम चांगुलपनाची चळवळ। ओके। हो, और डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुड़े के गाइडेंस में अभी भी हम वो काम करें, महाराष्ट्र में भी अभी कहाँ पे भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, किसी को हेल्प चाहिए, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रोसरी देते हैं। और अभी बीच में कुछ ऑर्फनेजेस ने डिमांड की, ठंडे का मौसम है, बच्चों को नहाने के लिए गर्म पानी नहीं है, तो हमने सोलर सिस्टम बिठा के दी। वाह। ऐसे चांगुलपना की चळवळ के माध्यम से हम डिफरेंट सोशल एक्टिविटी पूरे महाराष्ट्र में करते हैं। ये तो आप सोशल एक्टिविटी में तो आप इतना बहुत अच्छा कर रहे हो काम, लेकिन ये करते वक्त आपके फैमिली के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि फैमिली में कौन है और फैमिली लाइफ को आप किस तरह से बैलेंस करते हो। देखिए, एजुकेशन खत्म हुआ, यूपीएससी का ड्रीम नहीं हुआ, दिल्ली एनडीटी दिल्ली जाने का मौका, उसके बाद में जब घर वाले शादी के लिए देखना चालू किया, तो मुझे एक दो लड़कियों के बायोडाटा आया होगा। तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे पहले से, मतलब उनकी 6.2 हाइट वगैरह, डैशिंग, वो उन टाइम पे कॉलेज के बॉक्सिंग चैंपियन थे वगैरह, बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे नेचर। तो वो बोल रहे थे कोई भी उसके लिए लड़की दिखाई, ना बोलता है, ना बोलता है, ना बोलता है, क्यों? तो उन्होंने, मेरी एक बहन है जो मुझे एक्चुअली सगी बहन नहीं है, लेकिन एक मेरी बहन है, कजिन सिस्टर, उससे मेरे बहुत अच्छा लगा, शी इज वेरी सीनियर टू। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को एक लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। तो बोले मैं देखती हूँ, मेरे पिताजी को अप्पा बोलते हैं हम, तो मैं अप्पा से बात करती हूँ। तो मैं बोला कर लो, तो अप्पा से उसने बात की, तो पापा बोले, मतलब अप्पा बोले कि
ठीक है देख लेते कौन है होगा। तो बाद में बोले अपनी कास्ट की नहीं है, वो थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर हो गया। कास्ट मतलब कास्ट एक ही है लेकिन उसमें भी वो ये रहता है थोड़ा सा। तो उस पे आया तो अप्पा मेरे को बोले कि नहीं होगा ये। तो मैंने बहन को बोला तो शादी करूंगा तो इससे तो लाइफ टाइम शादी नहीं करूंगा, मैं पूरा मतलब अन्ना हजारे जैसा लाइफ टाइम रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा मैंने बहन को बोल दिया। तो घर वाले इधर उधर थोड़े रिलेटिव्स में डिस्कशन हुआ हो गए तो अप्पा ने हाँ कर दिया। तो जिसको मैंने सीए आर्टिकलशिप में लड़की को देखा था, कभी उससे बात नहीं की थी, मुझे वो पसंद थी तो मैंने उसको प्रपोज किया था, उसने हाँ बोल दिया था। तो अच्छा, एक बोलते हैं ना लाइफ में बहुत खेलियो देखे, लेकिन इस मामले में मैं लकीस्ट हूँ क्या कि उसने पहले प्रपोज में हाँ बोल दिया और उसी से शादी कर ली। अभी 2 प्यारे से बच्चे, एक 8 साल की लड़की है, एक 3 साल का बेटा है। अरे वाह, बहुत अच्छी फैमिली जाएगी। लाइफ में बोलते हैं ना सोशल एक्टिविटी करना, तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा मेरी बीवी का बहुत सपोर्ट रहता है। मैं 2-3 दिन घर के बाहर रहता हूँ सोशल एक्टिविटी के लिए। कभी फ्लड आया, सांगली कोल्हापुर चिपलून महाड़ में जाता हूँ, कुछ बोलती नहीं है, फुल फैमिली सपोर्ट देती है और चल गए। जैसे अभी अपनी बात हो रही है कि फैमिली का सपोर्ट तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एक तो आपने सीए में पढ़ाई की है, वो पढ़ाई में अभी उसका कुछ यूज कर रहे हैं आप, और अभी आपका फाइनेंशियल इन सारी चीजों को कैसे बैलेंस करते हो आप? देखिए सीए की पढ़ाई, वाइफ भी सीए है, मैंने भी की, लेकिन उसका ज्यादा लाइफ में यूज नहीं हुआ। लेकिन मैंने उसको सोशल एंगल में, मेरे पास 2009 से लेके 2014 तक जितने भी उस टाइम 1280G मैंने पूरे महाराष्ट्र के जो ऑर्फनेज है, ओल्ड एज होम्स है, एनजीओज है, जो सामाजिक संस्था है, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट 1280G करके दिए रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अभी भी आप महाराष्ट्र में जाओगे, मेरे बहुत अच्छे एनजीओज में कनेक्ट है, उसी की वजह से मैंने उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट, फ्री ऑफ कॉस्ट 12A, फ्री ऑफ कॉस्ट 80G, फ्री ऑफ कॉस्ट FCRA, फ्री ऑफ कॉस्ट 35AC, ये सब मैंने उनके रजिस्ट्रेशन करके दिए। इसलिए ये जो सोशल में कुछ भी सोशल एक्टिविटी करने जाता हूँ तो ये एनजीओ मेरे साथ आते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज में मैंने प्रैक्टिस उसी में की, ट्रस्ट एनजीओ में। जो मेरे गुरु थे बल शास्त्री से, वो भी ट्रस्ट में प्रैक्टिस करते। मैंने उसको एक अलग स्वरूप दे के जो सोशल सेक्टर में काम करते हैं उनको एक सपोर्ट। उनका क्या होता है, वो डोनेशन बेस पे संस्था चलाते हैं, तो उनके पास सीए की फीस देने के लिए नहीं रहती, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उनके सबके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट 1280G करके दिए। ऐसे कितने एनजीओ अराउंड मैंने 85 to 90 1280G एनजीओ के करके दिए। एफसीआरए अराउंड 25-30 किए होंगे, 35 से 5-10 किए होंगे, अभी एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत से एनजीओ के, मतलब अभी कौन से भी डिस्ट्रिक्ट का आप नाम पूछोगे, मेरे मोबाइल में नंबर सेव है कोई एनजीओ का, अभी भी है। अभी भी उनको कुछ ऑडिट में तकलीफ आती है, वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मैं किसी दोस्त को बोल के उनका, क्योंकि मैं तो अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो कनेक्ट करके देता हूँ। और आप फाइनेंशियल पूछ रहे तो फाइनेंशियल अभी सब सोशली करते तो घर कैसे चलता है, वो एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरी मिसेस प्रैक्टिस में है तो उसके कुछ काम चालू है। सेकंड थिंग, जो अपने केंद्रीय मिनिस्टर थे नितिन जी गडकरी, उन्होंने मुझे रिवलिंग प्रोजेक्ट पे कुछ दिन, उनके पास जब वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री थी तो उन्होंने मुझे रिवलिंग प्रोजेक्ट पे अपॉर्चुनिटी दी थी। उसके बाद मैंने 2 नेशनल कमेटी पे काम किया। अच्छा, स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया पे मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर था, तो वहां से भी मुझे गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन देती थी। और सेकंड थिंग, मैं कुछ कंपनीज के, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ। अरे वाह, तो वो भी मुझे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो घर चल जाता है। और बोलते हैं ना, अच्छे काम कोई भी करता है उसको कुछ कम नहीं पड़ता है, तो भगवान उसका ख्याल रखता है, तो चलता है। डेफिनेटली आपको कुछ कम नहीं पड़ेगा, सबका प्यार आपके साथ है। आपका घर तो चल ही रहा है, लेकिन बहुत सारा प्यार भी आपको लोगों की तरफ से मिल रहा है। इसी प्यार से लेके हम ये कहते हैं कि आपके पॉलिटिकल रिलेशंस भी जो है वो भी बहुत अच्छे हैं। और दूसरा इसी से लेके मेरा एक क्वेश्चन है, रजनी सर के साथ आप कैसे मिले? रजनी सर के साथ अभी आप क्या काम कर रहे हो? उनका ट्रस्ट के साथ आप काम कर रहे हो, तो वो भी थोड़ा बताइए। मैंने बताया जैसे गडकरी साहब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी दिल्ली में काम करने की, नेशनल कमेटी पे काम करने की। पवार साहब से मैंने वो शुगर केन की वजह से मेरा अच्छा कनेक्ट हुआ। उद्धव साहब उस टाइम से उनसे अच्छा कनेक्ट हुआ। सोशल एक्टिविटीज की वजह से फडणवीस साहब से अच्छा कनेक्ट हुआ। तो पॉलिटिकल कनेक्ट्स बहुत अच्छे हैं सब, मतलब ये बड़े लोग हैं सब, हर कुछ से कुछ सीखना चाहिए। पवार साहब पॉलिटिक्स के बादशाह है, फडणवीस साहब महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बादशाह है, उद्धव साहब उनका एक अलग संगठन है, मतलब ये सब अलग टाइप के लोग हैं। जो गडकरी साहब है, उनका इंफ्रा में बहुत बड़ा काम है, उनका मतलब
जो वर्क ओरिएंटेड मैन है, तो इनसे हम्म। हर एक से कुछ सीखने को मिलता है। तो इनके मतलब संपर्क में आके बहुत अच्छे पॉलिटिकल कनेक्ट्स बने। पूरे नेशन वाइड मेरे पॉलिटिकल कनेक्ट्स, मेरे दिल्ली में दोस्त है, मेरे हैदराबाद में दोस्त है पॉलिटिकल, मेरे हरियाणा में दोस्त है, मेरे साउथ में मेरे दोस्त है। मतलब सब तरफ जाओ तो एक पॉलिटिकल अच्छा नेटवर्क बन गया। मुझे बहुत से पॉलिटिकल पार्टियों से ऑफर भी आई। अच्छा। तो मेरा सोशल वर्क है, तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो मोबाइल पे मिस कॉल देके मेंबर बनते हैं ना, वो भी नहीं हाँ। ली। मैंने कभी मिस कॉल भी नहीं दिया मेंबर बनने के लिए। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हम हिस्सा नहीं हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो लेकिन सबके साथ अच्छे रिलेशंस है, क्योंकि हम जब सोशल एक्टिविटी करते हैं तो हम एक सोशल एंगल से देखते हैं। गवर्नमेंट चेंज होता है, सबके साथ रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ अपने सोशल इनिशिएटिव रहते हैं। अभी रिवर का हमने प्रोजेक्ट हाथ में लिया था पुणे का, तो अलग अलग लोगों से मिलना होता है, अलग अलग बहुत मतलब ये बड़े लोग हैं, इनका भी मतलब सीखने की बात है। इस सबका सुन के लेते हैं। मतलब मैं जितने भी सोशल एक्टिविटी के लिए ये सब पॉलिटिक्स जितने भी नाम लिए मैंने, फडणवीस साहब से लेके पवार साहब तक, उद्धव साहब से लेके गडकरी साहब तक, जिनसे भी मिला हो, उनकी मतलब जो सुनने की लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग नहीं बोल सकते उसको, लिसनिंग जो पावर है वो बहुत बड़ी है। वो सब सुन लेते हैं, उसके वे आउट भी देते हैं, उसको गाइड भी करते हैं ये चीजें। बाद में आपने रजनीकांत के बारे में, जब मैं दिल्ली में काम कर रहा था, महीने में मैं 3-4 बार दिल्ली जाता आता रहता था। अच्छा। तो रजनीकांत सर का मैं एफसीआई जो आपको बोला मैंने प्रैक्टिस करता था, तो मैं होम मिनिस्ट्री में गया था। वहां पे एक बंदा आया था, तो उसको होम मिनिस्ट्री में किसी को एक्सेस नहीं मिलता। मैं नेशनल कमेटी पे था, इसलिए मैं ऊपर जाके नीचे करके एक्सेस देता था। तो उसने मुझे पूछा ये मिनिस्ट्री कहाँ पे है, एफसीआई डिपार्टमेंट कहाँ पे है। तो मैंने उसका लेटर दिखा, मैं बोला हाँ यहाँ पे है, लेकिन उधर छोड़ते नहीं किसी को, क्या काम था। तो वो बोला ये ट्रस्ट है, इसका एफसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, वो किसका है। वो बोला आपको साउथ के सुपरस्टार मालूम है रजनीकांत। मैं बोला हाँ। तो उनका है। अगर मैं बोला उनका है, ओके। तो मैंने उससे लेटर लिया, मैं खुद ऊपर गया, उसका फॉलोअप लेके हो गया। जो 6 महीने से वो फॉलोअप ले गया था काम का, वेबसाइट का, उसको मैंने 3 दिन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ला के दिया उधर, क्योंकि मेरी पहचान थी उधर। तो उसको मैंने एक ही कंडीशन डाली थी मेरे को। वो बोला सर आपकी फीस कितनी है। मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे सर से मिलना एक बार। तो उसने मेरे को चेन्नई बुलाया, तो मिसेस रजनीकांत जो है, मिसेस लता रजनीकांत सर की वाइफ, उससे मिलाया। तो मैडम ने मुझे पूछा आपने कैसे किया। हम 6-8 महीने से इधर फोन करे उधर फोन करे, हम होम मिनिस्टर को भी फोन किया, नहीं हुआ। तो बोला मैडम मेरी प्रैक्टिस इसी में है, उसमें कुछ टेक्निकल स्कूटी थी, वो मैंने क्लियर कर दी, तो आपको हो गया। वो 3 दिन में हो गया। वो बोले शॉकिंग थे, तो उनको पसंद आया। वो बोले आप ही हमारा आगे का काम देखो सर। अच्छा। तो मुझे भी पसंद आया इतने बड़े व्यक्तिमत से जुड़ना, तो मैं उनसे जुड़ गया। वो काम करते करते उनका मुझे रजनीकांत सर का एक आपको बैकग्राउंड है, उनको आप फिल्म में देखते हैं, लेकिन उनका चैरिटी बहुत बड़ा है। वहां पे उनको साउथ में, तमिलनाडु में उनके सोशल एक्टिविटीज बहुत चलते हैं। अच्छा। उनकी जो वाइफ है मिसेस लता रजनीकांत, उनका पीस फॉर चिल्ड्रन एक कैंपेन है, श्री दया फाउंडेशन करके, उसमें वो आश्रम स्कूल चलाती है गरीब लड़कों बच्चों के लिए। तो उन्होंने मेरे साथ रह के 1-2 साल के बाद उनको मेरा काम पसंद आया। तू भी महाराष्ट्र में काम करता है, तेरे को ऑर्फनेज में आइडिया है, तो उन्होंने मुझे फैमिली ट्रस्ट पे ट्रस्टी ले लिया। अरे वाह। 2 साल बाद। अच्छा। तो उसमें फैमिली ट्रस्ट में सर, मिसेस, मैडम, उनकी 2 बेटियां, एक उनका सन इन लॉ, और भाई का एक में आदमी में हूँ उसमें फैमिली ट्रस्ट पे। इतना उन्होंने मिसेस रजनीकांत ने मुझे प्यार दिया। शी इज ट्रीटिंग मी लाइक ए सन। अच्छा। और उनका एक फैमिली जुड़ा हो गया। उनकी अभी बेटी की शादी थी, सौंदर्या दीदी की। तो मुझे पूरे फैमिली को बुलाया था, मेरे बच्चों को ड्रेस, मेरे वाइफ को ड्रेस, मुझे। और उन्होंने ऐसा ट्रीट किया जैसे हम उनके फैमिली मेंबर्स हैं। अभी भी घर में छोटी पूजा भी रहती है, दशहरा की पूजा आ गए या कुछ भी फेस्टिवल की, उनका फेस्टिवल रहता है, तो कुछ भी रहेगा तो मुझे इनवाइट करती है फैमिली के साथ, उनके घर पे रहता हूँ मैं। और बहुत प्यार दिया मिसेस रजनीकांत और सर रजनीकांत सर, दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया। क्या बात। और जो बोलते हैं ना बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी रहती है। तो ही इज ए सुपरस्टार। उनके मूवी वगैरह मैंने सर के जुड़ने के बाद उनकी मूवी देखे। मुझे उनका एक ही मूवी तो मालूम था, शिवाजी। अच्छा। शिवाजी द बॉस। हाँ, मैंने मूवी देखी नहीं थी, लेकिन सर के जुड़ने के बाद उनके मैंने जो 1995 से जो पॉपुलर मूवी, सब बादशाह से लेके अभी लास्ट जेलर मूवी आई है, सब मूवी मैंने देख ली। बहुत बढ़िया। रजनीकांत सर का आपको मालूम नहीं, वर्ल्ड का एक अकेला सुपरस्टार है जिसकी मूवी सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे रिलीज होती है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ उनके। ऐसा अकेला सुपरस्टार है जो किसी एडवर्टाइज में काम नहीं करता है। अकेला ऐसा सुपरस्टार जो कोई अवार्ड फंक्शन में नहीं जाता है। उन्होंने सिर्फ 3 अवार्ड लिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड।
अकेला ऐसा सुपरस्टार है जो कोई कॉमेडी शो या टीवी शो में नहीं जाता है। कपिल शर्मा शो में कपिल जी ने खुद कहा था कि रजनीकांत आ जाए तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, सही नहीं गए। मतलब मुझे आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम वर्किंग विथ हिम। ऐसे फिगर मतलब सुपरस्टार फिगर के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और मैं अभी कर रहा हूँ उनके साथ सोशल एक्टिविटीज में। तो जितने आप उतने पॉपुलर है सर, उतने वो सिंपल है सर। बॉडीगार्ड यूज नहीं करते सर, की गाड़ी बहुत सिंपल रहती है सर, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते। और जब किसी एक्टर का मूवी रिलीज होता है तो एक्टर प्रमोशन में लग जाता है सर का। जब भी मूवी आता है सर 15 दिन हिमालय में चले जाते हैं फॉर मेडिटेशन। मतलब शूटिंग खत्म होते ही जब मूवी अगर 15 तारीख को रिलीज होनी है तो सर 1 तारीख को निकल जाते हैं हिमालय। कोई प्रेस बाइट नहीं, कुछ नहीं कोई टिकट नहीं। और आप लोग बोलते हैं कि अभी सर का रजनीकांत सर का मूवी आके गया जेलर मूवी, तो बोले 600 करोड़ का बिजनेस किया, हमने तो देखा ही नहीं महाराष्ट्र में। लेकिन आपको बोलता हूँ साउथ में उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि एक बंदा उनकी मूवी 3-3 4 बार देखता है। वो एक साउथ में चेन्नई में एक थिएटर है, उसका नाम मैं भूल गया, उसमें सिर्फ रजनीकांत की मूवी लगती है। जब रजनीकांत सर की लास्ट दरबार मूवी आई थी वो चालू थी, अभी वो नई मूवी आई जेलर, अभी वो दरबार निकल के जेलर लगे, अभी भी जेलर मूवी चालू है। अभी आगे उनका थलाइवर 178 मूवी आ रहा है। अच्छा। तो अभी कुली अमिताभ बच्चन साहब के साथ, तो अभी वो मूवी लगेगा। मतलब इतना फैन क्लब, इतना क्रेजी। और मैं सर के साथ काम करता तो मुझे भी बहुत अलग एक्सपीरियंस मिला। मैं आपको छोटा शेयर करना चाहूंगा। मैं दुबई गया था। अच्छा। तो सबको मालूम है मैं रजनीकांत सर के फैमिली से जुड़ा हुआ। तो एक जन बंदे ने बोला कि दुबई में एक रेस्टोरेंट है रजनीकांत के नाम से, उसने फैन ने डाला, तो आप वहां पे जाओ एक बार। बोला सर के नाम से तो 100% जाएंगे, विजिट करेंगे। मैं गया उसके रेस्टोरेंट में, वहां पे रजनी सर के 5000 फोटोग्राफ्स उसने लगाए अलग अलग, जो सर के घर पे भी नहीं गएंगे। मैंने सर के घर पे भी मतलब सर के इतने फोटोज उनके कलेक्शन में नहीं, इतनी तो मूवी में से निकाल के उसने फोटो लगाए। 2 पे रजनीकांत सर का स्टैचू वगैरह बहुत सुपर बना है। तो मैंने उससे पूछा सर आप इतने जय और सविता हस्बैंड वाइफ चलाते हो रेस्टोरेंट। तो मैंने उनसे पूछा सर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो इतना, आप कभी सर से मिलो? मैं कभी नहीं मिला, लेकिन ही इज लाइक गॉड फॉर अस, ऐसे बोला। तो मैंने बोला आपको एक सरप्राइज देता हूँ चलो। मैंने रजनी सर को उनको वीडियो कॉल लगा के दिया। तो इतने खुश हो गए। आज भी मैं दुबई कभी जाता हूँ, मेरा रहने का, गाड़ी का और खाने का इंतजाम वो करते। इतने क्रेजी फैंस है। मैं बोलता हूँ रजनी सर के फैंस बोलता हूँ, वो बोलते हैं आप रजनी सर से बात कर रहे, हमारा लाइफ ड्रीम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे लोग है। एक फैन बोलता हूँ, मैं शिरडी गया था, तो वहां पे एक अय्यर बाबा करके है, तो उनके रेस्टोरेंट में मैं खाना खाया, उनके भगवान के साइड में उन्होंने रजनीकांत का फोटो लगाया। तो मैं बोला सर ये फोटो लगाया क्या आप जानते हो? मैंने मेरा वो रजनी सर का उनको फोटो दिखाया सिर्फ साहब। तो उन्होंने मेरे से बिल नहीं लिया, बोले अरे नहीं आपसे बिल नहीं लेंगे, भगवान हमें माफ नहीं करेगा। मतलब इतने क्रेजी फैंस है। एक टैक्सी ड्राइवर है चेन्नई में, एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो टैक्सी में बैठ गया, उसने मेरे को पूछा किधर जाना है? मैं बोला पोएस गार्डन। बोला पोएस गार्डन में तो जयललिता रहती है, आपको किसके घर पे जाना है? मैं बोला रजनीकांत के। बोले थलैवा, उसके हिंदी ठीक नहीं था। बोला थलैवा, तो मैं बोला हाँ थलैवा। तो बोला उसने मोबाइल निकाला, फोटो निकाली, ये आदमी इसके घर, उसको यकीन नहीं आया थलैवा। मैं बोला हाँ बॉस इसके घर। वो मेरे को गया घर पे लेके गया, उसने मेरे को खाली एक रिक्वेस्ट की, सर के बंगलो के बाहर फोटो मेरे को खींचना है। तो मैंने उसका फोटो, उसने मेरे से पैसे नहीं लिए, मैंने उसको 3 बार बोला नहीं बॉस मेरे को नहीं चाहिए था, थैंक यू। बोला नहीं सर आपने मेरे को वहां पे बंगले के बाहर फोटो निकालना अलाउड नहीं था। मैंने उसको प्रॉपर फोटो निकाला। इतने मतलब क्रेजी फैंस है, आप सोच नहीं सकते। गॉड यस। अमेजिंग। सर अभी थोड़ा सा आप अपने जो सोशल जो भी एक्टिविटीज की है वो, अगर उसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक पार्ट 2 करना पड़ेगा, इतना आपका बहुत बड़ा काम है। फिर भी आप एक ब्रीफली, अगर आपने अभी तक कौन से इसमें जो माइलस्टोन जिसे कहते हैं बहुत अच्छे काम किए, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सोशल एक्टिविटी में अगर बोला जाए तो जो जागृति ग्रुप है उसके माध्यम से हमने महाराष्ट्र में, आपने सुना होगा 2016 में बहुत बड़ा अकाल गिरा था, जहां में ट्रेन से पानी लाया गया था लातूर। तो बहुत ये हुआ था। तो उस टाइम हमने अकाल में सेम जो एक्टिविटी हम करते थे कपड़ों की, वैसे ही हमने पुणे से ग्रेन्स वगैरह कलेक्ट किए थे। हमने जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, धाराशिव, लातूर वगैरह, मराठवाड़ा ये रीजन में, वहां पे भेजे थे। वो एक्टिविटी थी। नेचुरल कैलेमिटीज महाराष्ट्र में अभी भी कुछ भी आती है, मतलब जैसे सांगली कोल्हापुर फ्लड आया था, महाड चिपळूण फ्लड आया था,
तो वहां पे हमारे सबसे पहले वॉलंटियर पोस्ट थे रिलीफ मटेरियल लेके। मैं आपको एक उल्लेखनीय चीज बताना चाहूंगा सोशल एक्टिविटी जो माइलस्टोन बोलते हैं हमारा। सांगली कोल्हापुर जब फ्लड आया था तो हमारी यही टीम जो हमने जागृति में बनाई थी, जो हम सोशल एक्टिविटी करते थे, तो हमने एक अपील की पुणे वासियों को कि हमें यहाँ पे मदद भेजनी है। तो इमेजिनेशन के बाहर जाके 32 ट्रक्स हमने फूड मटेरियल पुणे में कलेक्ट किया। बाप रे। हमें वहां रखने के लिए स्टोरेज नहीं था, तो पुणे का सबसे बड़ा गोडाउन शाखा संकुल में हमने रखा था। 8 दिन हम सिर्फ तक ट्रक लोड कर गए थे। और मेरे पास, आप बोलते हैं ना लोगों के पास एसेट रहती है, गाड़ी रहती है, बंगलो रहता है, इधर लैंड रहती है, मेरे पास एसेट क्या है मैं बताऊं आपको? वहां पे जिस जिस ग्राम पंचायत को हमने जो मटेरियल भेजा था, वहां के ग्राम पंचायत के थैंक्स गिविंग लेटर्स, मेरे पास 48 ग्राम पंचायत के लेटर है, आपका हमें रिलीफ मटेरियल मिला, हम आपके आभारी है, वो मेरे एसेट है। अभी भी कहाँ पे भी मैं जाता हूँ, लोग लेके बोलते हैं आपकी सर्टिफिकेट दिखाओ, मैं मेरे वो थैंक्स गिविंग लेटर दिखाता हूँ। मेरे पास सर महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर कुछ एनजीओ के, मेरे पास 128 एनजीओ के लेटर से थैंक्स गिविंग, उनको मैंने अलग अलग टाइप में हेल्प की है। जो फ्लड रिलीफ में मैंने महाड, चिपळूण, कोल्हापुर, सांगली, वहां के ग्राम पंचायत, मैं क्या कहता हूँ वहां पे मटेरियल पहुंचा, अपनी एक क्रेडिबिलिटी करके वहां पे उनका एक लेटर ले लेता हूँ। तो वो लेटेस्ट मेरे पास वही मेरे एसेट है। तो वो है, अकाल में हमने काम किया था। उसके बाद पूरे वर्ल्ड पे जो सबसे बड़ा संकट आया था कोविड, तो जो बोलते सोशल एक्टिविस्ट के लिए सबसे ज्यादा काम करने का मौका कोविड में था, क्योंकि कोविड में सब लोग घर पे थे। तो एक अच्छी बात दिखने को मिली कोविड में, जो अच्छाई है, जो हम सांगुलपनाची चळवळ बोलते हैं, अच्छाई का अभियान है, लोगों की अच्छाई बहुत बाहर आई उस टाइम पे। कोविड में मैंने देखा, हमें ऐसे लगता था मतलब सोशल एक्टिविटी सिर्फ हम लोग करते हैं, लेकिन कोविड में हमें बहुत से संस्था मिले जो कोविड में काम कर रहे थे अच्छे अच्छे। मैं बहुत संस्थाओं के साथ मैंने भी काम किया, लेकिन सबसे रिमार्केबल जो काम था उस कोविड में, जो पुणे एक इंडस्ट्रियल एमआईडीसी हब है। पुणे में बहुत से भारत भर से लेबर्स काम को आते हैं, मतलब पुणे की हिंजवडी रहेगी, चाकण एमआईडीसी रहेगी, रांजणगाव एमआईडीसी रहेगी, पुणे की शिक्रापूर एमआईडीसी रहेगी, सुपा एमआईडीसी रहेगी नजदीकी। तो यहाँ पे बाहर के पर प्रांतीय जो बोलते हैं, बाहर के स्टेट के लोग बहुत काम को आते हैं। तो ये लोग जब कोविड में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन निकलेगा, ये लोग सब पैदल वापस जा रहे थे। तो मेरा जो गांव है वो नगर पुणे हाईवे पे गिरता है, और सब यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा, सब लोगों के बाहर जाने के लिए रास्ता वही है, एक हाईवे, विदर्भ, मराठवाड़ा, वही एक ही रास्ता है। तो सब लोग पैदल जा रहे थे। तब मैंने मेरे दोस्त लोगों के साथ पहले सोचा इनको क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो हमने पहले उनके लिए जो खिचड़ी भात रहता है राइस का, वो हमने प्रोवाइड करना चालू कर दिया। हम इनको बिस्लरी तो प्रोवाइड नहीं कर पाते क्योंकि बिस्लरी की कॉस्ट हो गया हमें, तो हमने पानी और खिचड़ी भात चालू किया। उस समय हमें एक बात समझ में आई कि कुछ लोग पैदल जा रहे थे। एक एजेड आजी बोलते हैं मराठी में उनको, वो पैदल जा रहे थे, उन्होंने पैर को ऐसे प्लास्टिक बांधा था। तो समझ में नहीं आया, तो वो बोली मैं थोड़ी चली, मेरी चप्पल टूट गई, अभी मेरे पास पैसा है लेकिन चप्पल के लिए दुकान खुला नहीं है। तो उन्होंने प्लास्टिक बांध के भरी धूप में, वो मंथ था मई मंथ, जो बड़े धूप गए थे उस टाइम, तो पैदल जा रहे थे। अप्रैल और मई मंथ के बीच में माइग्रेंट्स लोग जा रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि ये आपने क्यों पहना है ऐसा, तो बोले चप्पल नहीं है। तो वहां पे थोड़ा क्लिक हुआ, मैंने उनको एक चप्पल दे दी, हमारे पास पैर 2-3। तो मैंने मेरे कुछ कॉर्पोरेट दोस्तों से कांटेक्ट किया, जिसमें मुकुल माधव फाउंडेशन रहेगा, मेरे ग्लोबल ग्रुप रहेगा। तो उनको मैंने बोला मेरे को क्वांटिटी में चप्पल चाहिए। तो उन्होंने मुझे 8000 चप्पल्स अलग अलग साइज के, उसमें कुछ 2000 बच्चों के चप्पल्स भेजे। बाप रे। तो मैंने जितने भी पुणे से नगर माइग्रेंट जा रहे थे, 8000 लोगों को, जिनको चप्पल ठीक नहीं थी, टूटी हुई थी, ऐसे 8000 लोगों को चप्पल दी। तो वहां पे मतलब ऐसा नहीं बोल सकते बहुत आनंद मिला, लेकिन वो मतलब बहुत वेदना हुई उसमें, क्योंकि जब उनको चप्पल पहनाते थे तो लोग ब्लेसिंग देते थे। मतलब कुछ लोग ऐसे सिर पे हाथ रखते थे, कुछ लोग ऐसे करते थे। तो एक अलग टाइप की ब्लेसिंग मिलती थी। और वो वापस भगवान को एक ही प्रार्थना है, ऐसे दिन कभी किसी को न देखने पड़े, क्योंकि मैंने देखा कुछ बेटों को कंधे पे लेके, सामान ऐसे पकड़ के, कुछ साइकिल पे, कुछ ऐसे लोग जा रहे थे माइग्रेंट्स लोग, उनको जब चप्पल दी, उनको हमने खाना खिलाया, तो वेदना क्या होती है वो हमने खुद वहां पे उसका अनुभव महसूस किया, अनुभव लिया। तो वो सबसे रिमार्केबल कोविड है। उसके बाद हमने मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गाँव है, तो वहां पे जो लेबर लोग काम करते, मजदूर लोग,
उनकी रोजी रोटी डेली काम पे थी, 300-400 रुपए रोज मिलता था, लेकिन काम सब बंद है, इंडस्ट्री बंद थी। तो मैंने आसपास के 46 गांव से ऐसे लेबर आइडेंटिफाई किए, हर गांव से 100-100। तो हमने हर एक को वहां पे ग्रोसरी किट, 1 महीने का राशन किट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया। मेगा अबाउट तो हमने 5000 फैमिलीज को ग्रोसरी किट दिए। ये सब एक कॉर्पोरेट CSR वगैरह इकट्ठा करके, कुछ फ्रेंड लोगों की, दोस्तों की हेल्प लेके। तो वो भी एक कोविड में अच्छा काम हुआ। उसके बाद अगर देखा जाए कि ऑर्फनेज थे, उनको डोनेशन आना बंद हो गया था, उनको भी हमने ग्रोसरी किट्स वगैरह सप्लाई किया। बच्चे ऑर्फनेज में जो बच्चे गए थे, उनको कोविड के टाइम पे कोई विजिट नहीं करता था। एक ऑर्फनेज जनरली लोग विजिट, बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं वगैरह, कोई नहीं जाता था, तो उनको भी हेल्प, कोविड में बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटी करने का मौका मिला। और मैं आई एम वेरी प्राउड टू से दैट, मतलब पूना और महाराष्ट्र में जितने सामाजिक संस्थाओं ने काम किया, अनबिलीवेबल। मतलब मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 100, 150, 200 याद नहीं, इतने सामाजिक संस्था साथ में मिलकर कोविड में काम कर रहे थे। कोविड में हमने देखा जो रास्ता था पूरा खाली था, लेकिन माइग्रेंट्स लोग जा रहे थे, बच्चों को मेडिसिन देना, किसी को कुछ तकलीफ है, कोई चक्कर आके धूप में गिरता था, किसी को रास्ते में कुछ चीजें नहीं मिलती थी, किसी को मतलब गोलियां नहीं मिलती थी, कोई डायबिटिक के पेशेंट थे वगैरह। तो हमारे पूरी टीम ने, अलग अलग NGO ने उनको हेल्प की। तो एक अलग एक्सपीरियंस था। और सामाजिक कार्य में, मतलब बोलते हर 100 साल बाद ये पैंडेमिक आया था कोविड का, तो हमें वो मैं आई एम वेरी सैड टू से दैट कि हमारे लाइफ में वो हमें देखने मिला। और ऐसे क्वेश्चन कभी किसी को नहीं आनी चाहिए किसी के लाइफ में। कोविड में आपने ये जूते और ये सर्कुलेट किए, ये तो आप बता रहे हो। आपने ब्लड डोनेशन और ये भी कैंप उस टाइम? हाँ, वो मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, प्रवीण पिसा करके, उसकी एक बहुत उस वर्ल्ड मैराथन ऑर्गेनाइजेशन करके संगठन थी। तो उसने मेरे को एक रात फोन किया कि सर कोविड में ब्लड का शॉर्टेज है बहुत, ससुन में जैसे गरीब लोग आते हैं, ब्लड नहीं मिल रहा होगा, तो हम एक ब्लड डोनेशन ड्राइव रखते। तो मैंने बोला बॉस कोविड में तो लोग बाहर नहीं निकल रहे, ब्लड देने को कौन आएगा? तो बोला हम वो सब ऑर्गेनाइज करें। तो हमने दोनों ने मिलकर वो प्लान किया और हमने पूना में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए, अलग अलग, मतलब पिंपरी में, भोसरी में, कोथरूड में, कातरज में, अलग अलग जगहों पे। तो आपको बता, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कोविड के टाइम में जब लोग घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे, उस टाइम पे हमने 3695 ब्लड बोटल्स सिंगल डे पूना से कलेक्ट किए। सिंगल डे वो एक रिकॉर्ड बन गया। उसकी मतलब जानकारी जब महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर को मिली, राजेश टोपे साहब, उन्होंने मुझे बुला के लिए मुझे मेरा फेलिसिटेशन भी किया और मुझे वो सर्टिफिकेट भी दिया कि आपने इतने बड़े, मतलब कोविड के टाइम पे 3500 से ज्यादा ब्लड बोटल्स कलेक्ट करना एक हमारे लिए एक माइलस्टोन था, जो मेरे दोस्त प्रवीण पिसाई की वजह से पॉसिबल हुआ। मतलब बीच में उसका हार्ट अटैक से देहांत हो गया, तो ज्यादा क्रेडिट उसको जाता है क्योंकि उसकी कंसेप्ट थी वो, उसने उसके लिए बहुत परिश्रम लिए थे। तो उसके साथ मिलके मैंने बहुत एक्टिविटी की थी। तो ये उसमें से एक मेमोरेबल एक्टिविटी थी कि इतने ब्लड बॉटल्स हमने कलेक्ट किए। ग्रेट, बहुत बड़ा है। मतलब रेगुलर टाइम में भी एक दिन में अगर ये करना है तो भी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने ये कोविड के टाइम पे किया है। सच में ये बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ आप बस ड्राइवर और उनके बारे में जो एक बात बता रहे थे, वो भी एक किस्सा जो अगर आप शेयर करेंगे। एक मैं बोलता हूँ, देखिए हम पे बहुत लोगों के एहसान रहते हैं। जब हम बचपन में थे, तो मैं बचपन में था तो मैं मेरे पिताजी के दोस्त की दुकान में जाता था। हम जब गांव छुट्टियां मनाने जब गांव जाते थे, तो घर वाले हमें ग्रोसरी लाने के लिए भेजते थे। तो हम जब भी जाते तो पिताजी के दोस्त थे, तो हमें 4 चॉकलेट ऐसे देते थे वो, ये लो 4 चॉकलेट। तो हम बहुत खुश होते थे। तो हम बार बार घर वालों को पूछते थे क्या लाना है क्या दुकान से, तो हम जाते थे। बचपन से ऐसे बहुत लोगों ने हमें छोटे छोटे चीजों से प्यार देते आ गए। वैसे ही प्यार हमें एसटी ड्राइवर बुक कंडक्टर से मिला था। मैं जब नगर में पढ़ाई के लिए था, मेरा एक दोस्त था मधु करके, तो मेरे हॉस्टल पे पैरासाइट रहता था मेरे रूम पे। उसकी फाइनेंशियल घर की सिचुएशन ठीक ठाक थी, तो वो हॉस्टल के पैसे नहीं भर पाता था और मेस के भी नहीं भर पाता था। तो हमारी सबकी मेस थी, तो उसका घर से टिफिन आता था। तो उसकी माँ सुबह 6:30 बजे बस में वो भाकरी, उसमें मटकी सब्जी वगैरह, बटाटा सब्जी वगैरह, जो आलू की सब्जी बोलते हैं, वो सब पैक करके ऐसे भेजती थी। तो एसटी में भेजती थी। तो हम क्या कहते हैं, सुबह साइकिल पे जाके बस स्टैंड पे जाके वो तो उसका टिफिन कलेक्ट करते थे हम दोनों।
तो कभी कभी हमें लेट हो जाए तो बस ड्राइवर कंडक्टर हमारे लिए रुकते थे, बच्चों का टिफिन आया है, बच्चे भूखे रहेंगे। कभी कभी उनके 5-5, 10-10 मिनट बस लेट होती थी हमें, कभी कभी हम पहुंचने में लेट हो जाते थे। तो उनका हम पे एक एहसान था कॉलेज टाइम पे हाँ हाँ कि वो हमारे लिए डेली, वो कभी वो पैसे नहीं लेते थे, हाँ वो हमारे जैसे 15-20 बच्चों के टिफिन उनके बस में आते थे, तो हर एक स्टॉप पे वो टिफिन कलेक्ट करते थे और यहाँ पे आके हम सिंगल सब कलेक्ट करके लेके आते थे। तो एक एहसान था। तो बीच में हाल ही में उनका एक स्ट्राइक चल रहा था महाराष्ट्र में, पूरे बस डिपो वालों ने स्ट्राइक किया था। हाँ उनको 6 महीने से सैलरी नहीं थी। तो मुझे किसी ने बताया कि बस ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी नहीं 6 महीने से, उनकी बहुत ही हालत खराब है, घर में राशन नहीं है खाने के लिए वगैरह वगैरह। तो मेरे एक एहसान मेरे पे उनका था पहले से। तो मैंने मेरे जो सोशल एक्टिविस्ट दोस्त है उनसे कनेक्ट किया, मेरे कॉर्पोरेट फ्रेंड्स हैं उनसे कनेक्ट किया। तो मैंने एक अलग इनिशिएटिव लिया, मैंने सबकी याद लिस्ट बनाई, श्रीगोंदा, पारने, नगर डेपो, सब एसटी कंडक्टर्स की, मेरे रीजन के, जिन्होंने मेरे को बचपन में एक एहसान की जो बोलते हैं ना, हम गुण निर्देश बोलते हैं मराठी में उसको, कि किसी का गुण हम पे, उसका हम एहसान कैसे चुकता करें, तो गुण निर्देश। तो मैंने एक किट बनाया, एक अच्छा सा, जो 1.5 महीने की ग्रोसरी उसमें स्वीट्स भी ला, और प्रॉपर किट, मतलब नियर अबाउट 40 to 50 kg का एक किट था। अच्छा। तो हमने जितनी भी लिस्ट बनाई थी उन सबको हमने बस डेपो पे जाके पूरे सम्मान के साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या बात है। तो उन्होंने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एसटी हाँ, ड्राइवर कंडक्टर्स को किसी ने हेल्प नहीं की थी, पहली और शायद आखिरी हेल्प होगी हमारे बाद भी किसी ने। हमें तीनों बस डेपो पे जितने ड्राइवर कंडक्टर जो मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर्स, सबको ग्रोसरी किट दी। वो इनिशिएटिव लाइफ टाइम एक अच्छा, मेरे को एक हैप्पीनेस बोलते हैं ना आपको। अभी कुछ कौन से, मुझे हर बार कोई भी इंटरव्यू में पूछते हैं कौन से एक्टिविटी से आपको बहुत आनंद मिला। जैसे वो किसी को चप्पल पहनाते मिला, जैसे किसी ऑर्फनेज के बच्चों को खाना खिलाते मिला, बराबर वैसे ही आनंद मुझे उस टाइम मिला। मेरा एक फोटो है, मैं आपको भेजूंगा। मैं ऐसे चल रहा हूँ, पीछे से एक कंडक्टर की वाइफ मेरे को ऐसे कर रही है और किसी ने ऐसा फोटो निकाला और मेरे को भेजा। वो जो सच्ची में बोलते लाइफ में लोग बोलते हैं, लोग भगवान के दाह जाते हैं, दुआ जाते हैं, कहते हैं लाइफ में कुछ भी बोले ना तो सही जो ब्लेसिंग रहती है वो ब्लेसिंग थी। जिनको जरूरतमंद लोगों को हेल्प करना, उनके टफ टाइम में उनको हेल्प करना, वो ब्लेसिंग में मुझे वहां पे मिली। और मैं हमेशा वो एसटी ड्राइवर का गुनी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने लगभग 1.5 साल हमें खाना खिलाया। उनके द्वारा हमारा टिफिन आता था, तो एक छोटा सा प्रयास किया उनके एहसान चुकता करने का। बहुत बड़ी बात है सर, ये कि ये याद रखना और ग्रेटिट्यूड उनके प्रति शब्द नहीं है मेरे पास। सोशल एक्टिविटी से वापस मैं एक लास्ट टॉपिक पे आता हूँ आपके साथ कि आपके फैमिली में हिस्ट्री में भी बहुत रुचि है। हम सब जैसे बोलते हैं कुछ चीजें विरासत में मिलती है। तो मेरे पिताजी, मैं 2 लोगों को लाइफ में कायम हमेशा आइडल मानता आया, छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरे पिताजी हिस्ट्री के बहुत बड़े अभ्यासक है। बचपन से हमारे घर में, मतलब लोग फेस्टिवल मनाते, हम बचपन से शिव जयंती, शिवराज्याभिषेक सोहळा, हम बचपन से आज ये है। 14 जनवरी को लोग संक्रांत मनाते। मेरे पिताजी बोलते 14 जनवरी को हमारे पानीपत में लड़ाई हुई थी और हमारे वो सदाशिव भाऊ, बाकी इब्राहिम खान गादी और ये लोग हमारे लिए कुर्बान हुए थे। लोग पूछते हैं 6 जून को क्या था, तो हमारे पिताजी हमें बोलते इस दिन शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन किया था, शिवराज्य। ऐसे डेट्स अलग अलग। 10 जनवरी जब आती है तो पिताजी मेरे को हमेशा बोलते थे इस दिन दत्ताजी शिंदे हमारे गुजर गए थे। तो ऐसे बचपन से हिस्ट्री आई है, उसकी विरासत मेरे बड़े भाई को भी मिली, वो लॉयर है, उसकी प्रैक्टिस है, वो भी हिस्ट्री में। हम हर साल मतलब 2012 से हम 14 जनवरी हम पानीपत जाते हैं, मेरे पिताजी, मैं, मेरा भाई। अच्छा। वहाँ पे एक बड़ा फंक्शन होता है, वो अटेंड करते हैं। वहाँ के आसपास के एरिया जो करनाल, कुरुक्षेत्र, वहाँ पे घूमते हैं। हमने साथ में राजस्थान के सब किले देखे हैं, फोर्ट्स देखे हैं। हमने तंजावर गए हो मेरे पिताजी के साथ, तंजावर का म्यूजियम देखा है। हम इंदौर गए हैं, हम मैसूर गए हैं। हमने जिंजी की फोर्ट जो बोलते हैं, जहाँ पे छत्रपति राजाराम महाराज ने कुछ दिन आश्रय लिया था, वहां पे जाके आए। महाराष्ट्र के तो लगभग सभी फोर्ट जो तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं, हम रायगढ़, हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, वहां पे भी हम गए हुए। तो पिताजी से विरासत मिली है। तो हिस्ट्री में उसके बाद अलग अलग टाइप के लोग मिले, जो पानीपत जिन्होंने लिखा है, विश्वास पाटिल सर, वो मेरे अच्छे दोस्त है।
उसके बाद मेरे दोस्त एक सतीश राउत करके, वो हिस्ट्री में बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं, मतलब उनको स्टडी करने की आदत, उनके साथ मैं बहुत फोर्ट्स घूम चुका हूँ। उन्होंने मेरे प्रतापगढ़ वगैरह जो इंसिडेंट है वो समझाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सबसे बोलते चाणक्य नीति से लड़ी हुई लड़ाई, उम्बरखंड की जो जंग थी, तो वो मुझे विश्वास पाटिल सर ने दिखाया। ऐसे हिस्ट्री के अलग अलग पहलू पे हम काम करते हैं। थोड़े उसमें से मतलब रिसर्च तो नहीं कर पाते, टाइम नहीं निकाल पाते उसके लिए, लेकिन क्या बोलते हैं, विजिट करना, हिस्ट्री समझ के लेना, हिस्ट्री स्प्रेड करना, ये आदत है हमें। तो बहुत लोगों का उसमें गाइडेंस भी मिलता है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसने गढ़ फोर्ट पे सब एक कॉपी टेबल बुक बनाया अरे है वाह। वगैरह। तो ऐसे ऐसे हिस्ट्री में सबका इंटरेस्ट है, फैमिली इंटरेस्ट है। अभी ये विरासत मेरे बेटे को भी मुझे देनी है। मेरा बेटा जब 2 साल का था तो हमने बर्थडे उसका राजगढ़ फोर्ट पे उसको लेके गए थे। अच्छा। थोड़ा मुश्किल हुआ उसको चढ़ के लेके जाना, हाँ। थोड़ा हार्ड एफर्ट, लेकिन ऐसे विरासत आगे भी हमारे बच्चों को देनी चाहिए। तो हिस्ट्री तो घर में ही है, ब्लड में है। तो ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन पे मैं वापस सोशल एक्टिविटी पे आता हूँ सर। कि जैसे कि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि मुझे भी कुछ सोशल एक्टिविटी करनी है, लेकिन वो रोजमर्रा के अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आपको इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? दूसरा कि ये अगर किसी को करना है तो आप क्या गाइड करोगे, क्या सजेस्ट करोगे? या आपके साथ जुड़ना है किसी को तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? सर पहली तो बात है कि सोशल एक्टिविटी के कोई कोर्स नहीं है या कोई नौकरी नहीं है कि मुझे वो करना है, मुझे एडमिशन दे दो, हाँ। मुझे वो सोशल एक्टिविटी के लिए कुछ स्टडी करना है। सोशल कहाँ पे भी कोई जो चीज आपको क्लिक हो जाए, मतलब ये चीज यहाँ पे कुछ जो अन्याय हो रहा है, यहाँ पे कुछ मदद की जरूरत है, इसको जरूरतमंद के चेहरे पे मैं स्माइल ला सकता हूँ, एक क्लिक होना चाहिए। हमने मतलब सोशल एक्टिविटी का कुछ कोर्स नहीं किया है वगैरह वगैरह। मेरे जैसे हजारों लाखों इंडिया में सोशल एक्टिविस्ट रहेंगे जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। मुझे हर बार पूछा जाता है आप कौन से सेक्टर में काम करते हो? अरे सेक्टर ये क्या, इंजीनियरिंग की स्ट्रीम नहीं है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये नहीं। सोशल वर्क मतलब क्या, आप जब सोशल एक्टिव, हर टाइप के सोशल इश्यूज लेके आपको चलना पड़ता है लाइफ में। तो वैसे ही क्लिक होना चाहिए। मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूँ सोशल एक्टिविटी के। अभी आपने हाल ही में एक फेसबुक या सोशल मीडिया पे वीडियो आया था, एक औरत थी, ब्लाइंड थी, उसका बेटा प्लेटफॉर्म पे चलते चलते उसके हाथ से गिर गया, वो प्लेटफॉर्म के ट्रैक पे, रेलवे के ट्रैक पे गिर गया। वो ब्लाइंड थी, उसको दिखा नहीं, वो ऐसे ऐसे कर गई थी, वो बच्चा हो। उधर एक रेलवे मैन काम कर रहा था, रेलवे का लेबर। सामने से ट्रेन आ गई थी, हार्डली 4 to 5 सेकंड का डिफरेंस रहेगा। उसने दिमाग में 1 मिनट भी सोचा नहीं, उसने गया, वो बच्चों को उठाया और प्लेटफॉर्म पे रखा, वो 2 सेकंड में ऊपर आया, 2 सेकंड में ट्रेन चली गई। उसने खुद की जान की फिक्र भी नहीं की उस टाइम। उसने अगर वो सोचते रहता मैं गया, ट्रेन गए, तो बच्चा बेचारा बचा नहीं पाता हूँ। लेकिन उसने सोचा नहीं। उसको बोलते क्लिक होना चाहिए। उसको क्लिक हुआ, मुझे उसकी हेल्प करनी है, उसने हेल्प किया। उसके बाद में क्या हुआ, अभी आप बोले सोशल एक्टिविटी कैसे करें, आपके आगे। तो जो बंदा था उसका नाम मयूर था। तो मैंने वो सबने वीडियो देखा, अरे बहुत अच्छा का, सबने लाइक्स भेजे, सबने कमेंट्स किए, प्राउड वर्क, वेरी प्राउड टू यू। किसी ने उसका पूछा, मैंने उसका कांटेक्ट नंबर निकाला मुंबई पुलिस से लेके, मेरे एक दिलीप जी करके, उनको मैंने भेजा उसके पास, उसका कांटेक्ट निकाला। मैंने उसको पहले जाके पूछा, बॉस तेरे को कुछ गवर्नमेंट से, उसने बोला मेरे को रेलवे डिपार्टमेंट से 50,000 रुपीज मिल गए। मैंने बोला तूने इतना बड़ा काम किया ना, तेरा 50,000 का काम नहीं बॉस, तुझे और मुझे बता तुझे क्या चाहिए, एक ही बार बताना। तुझे ये चीज चाहिए। वो बोला मेरे बेटे के लिए मुझे टैब चाहिए। मैं बोला बॉस वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही बार बोला जो चाहिए हो। उसने मुझे 5 आइटम्स की लिस्ट दी, मेरे घर में ये चीजें नहीं है। मैंने उसको पुणे इनवाइट किया। हर साल हम व्हाइट केन डे मनाते, जो पांडरी काठी दिवस बोलते ब्लाइंड लोगों का, हर साल हम मनाते हैं। तो उस दिन के ब्लाइंड का उसको टच था, इसलिए मैंने उस दिन उसको बुलाया। उसको मैंने वो 5 चीजें, मेरे जो कॉर्पोरेट में मेरा एक आदत है सोशल एक्टिविटी जब मैं करता हूँ। अभी अली भाई जो मेरे मेंटर है, मैं उनको बोलता अली भाई आपको टैब देना है। ओ दूसरे दोस्त है मेरे सतीश जी, उनको बोलता हूँ सतीश जी आपको इस बच्चे की एनुअल फीस भरनी है। तीसरे दोस्त को बोलता हूँ इसको जाने आने की साइकिल नहीं है, उसको साइकिल देगी। ऐसे 5 आइटम मैंने मेरे 5 दोस्तों से लिए। मैंने उसका प्रोग्राम में
आईपीएस मेरे दोस्त थे उनको बुलाया, एक कॉर्पोरेट्स मेरे बिजनेस में उनको बुलाया, उनके हाथ से मयूर को फेलिसिटेट किया। क्या सिर्फ बात है। फेलिसिटेट नहीं किया, उसको एक चेक और वो 5 चीजें उसके लाइफ के, मालूम नहीं मुझे वो कितने दिन जाएगा उसके, लेकिन उसको मैंने प्रॉपरली किया। और उसको मैंने जाते समय मेरा एक ही काम बोला, बॉस तेरे को लाइफ में कभी भी इमरजेंसी गई तो मेरा नंबर तेरे पास सेव है, तू लाइफ में बहुत ज्यादा जिस दिन तेरे को लगा तेरे लिए कोई नहीं है उस दिन मेरे को फोन करने का, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। क्या बात है। क्या बहुत होता है, बड़ी बात। ऐसे लोग नहीं है दुनिया में जो खुद की जान की परवाह न करते हैं। उस जगह पे अगर मैं भी होता ना तो मैं 1 मिनट सोचता अगर ट्रेन आगे मैं जाऊँ कि नहीं, लेकिन उस बंदे ने कुछ भी सोचे बगैर उस रेलवे ट्रैक पे गया, उस बच्चे को बचाया, तो वो मुझे क्लिक हुआ। तो हाँ, सोशल एक्टिविटी ऐसी चलती है जो कोई क्लिक होता है आदमी, हाँ, किसी को हमें हेल्प करनी है। अभी आप सोशल एक्टिविटी पूछ कर लो, बहुत लोगों को करना है मुझे सोशल एक्टिविटी करनी है। सोशल एक्टिविटी आप करते हैं, आपके घर पे काम वाली बाई आती है, उसकी बेटी की एजुकेशन फी भरी है, वो क्यों आती है 800 रुपए लेके, कब आपके काम बर्तन के, घासने हाँ। के लिए क्यों आती है, घर की उसकी उसकी बेटी की फीस भरी है, उसके फीस नहीं भर सकते, उसके बेटे को नोटबुक्स दीजिए, उसके बेटे को एजुकेशन मटेरियल दीजिए। सोशल एक्टिविटी कुछ, आपका ड्राइवर रहता है, हाँ, उसका कुछ बीमार होगा, उसको हेल्प कीजिए। सोशल एक्टिविटी के लिए कुछ प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है, जिसको करना हो कैसे। आपको एक सेकंड एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। पूना में खड़कवासला डैम है, वहां पे कुछ बच्चे फिर घूमने गए थे, तो 8 लड़के खड़कवासला तैरते तैरते डूबने लगे। उसमें से खड़कवासला के एक फार्मर्स है, उन्होंने 6 लड़कियों को खुद कूद के एक एक करके 6 लड़कियों को बचाया। उसमें से बैड लक 2 लड़कियां नहीं बचा पाए। उन्होंने खुद की जान की फिक्र न करते उस डैम में कूदे, उस बच्चियों को बचाया। क्या हुआ, उनको मैंने फोन किया, क्या हुआ बाबा जी हो गया, वो बोले मुझे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला। बाद में कुछ हुआ नहीं। मैंने मेरे जो सोशल वर्क मेंटर है पराग मामा मते, उनको ये चीज बताई। मैंने बोला मामा उनको कुछ तो हम जैसे लोगों ने ऐसे लोगों के लिए करना चाहिए। तो पुणे में एक बड़ा फंक्शन था, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी आए थे, चीफ सेक्रेटरी, पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर थे, पुणे पुलिस कमिश्नर थे, डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुरे थे। उनके हाथों से मैंने उनको एक चेक, मैं कभी अमाउंट नहीं बोलता हूँ, क्या होता है अमाउंट बोले तो हम एहसान एक बड़े अमाउंट का चेक जो खुद पराग मते ने खुद के अकाउंट से दिया था, वो चेक, उनको बड़ा सा हार, उनको एक सम्मान चिन्ह, क्यों, जब भी वो उनका जो फोटो इन सब चीफ ऑफिसर के साथ वो फ्रेम बना के उनको दे दिया बाद में। क्यों, उनके घर पे को भी फ्यूचर में जाएगा तो सब देखेंगे चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र ने उनको फेलिसिटेशन किया है, पुणे के कमिश्नर ने, पुणे के म्युनिसिपल कमिश्नर ने उनको फेलिसिटेशन किया है। ग्रेट। तो क्या होता है, ऐसे हमें कोई भी चीज लाइफ में टच होती है तो वहां पे हमें खड़े होना चाहिए। हम सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो कोई कर रहा है तो उसको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम ऐसे ही महाराष्ट्र में जो अनसीन हीरोज है, जो मतलब जान पे उदार होके किसी के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को बुला के उनको फेलिसिटेट करते हैं। मेरी एक आदत है, हर महीने मेरा पुणे में एक फ्राइडे क्लब करके है, पुणे के सब कॉर्पोरेट्स लोग, सब बिजनेसमैन, सब अलग अलग कल्चरल इंडस्ट्री के लोग उसमें साथ में आते हैं। तो मैं हर क्लब में किसी के ना किसी सोशल एक्टिविस्ट को बुला के उसका फेलिसिटेशन करता हूँ, उसे आगे जाके उसकी प्रेरणा मिले, वो जोरों शोरों से आगे जाके काम करे। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने ये बहुत समय दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी डिस्कस आपने जो किया है। आपने जो कहा था कि आपके एसेट्स है वो ऐसे ही बढ़ते रहे, मतलब सैकड़ों है वो हजारों हो जाए, मैं दिल से ये चाहूंगा। और जैसे आपने बहुत सारे लोगों को कहा है कि कभी भी आपको जरूरत हो, मैं मेरी तरफ से एक वर्ड देता हूं कि आपको कभी भी लाइफ में मेरी जरूरत पड़ी, छोटी सी कुछ भी, मैं अगर आपकी कभी भी हेल्प कर सकूं तो मेरे लिए वो फक्र की बात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया, बहुत दिनों बाद मैंने मतलब खुल के बात की, क्योंकि मुझे एक्चुअली इंटरव्यू वगैरह देना पसंद नहीं, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सर, थैंक यू।